हेलो स्टूडेंट्स, रिलेशन फंक्शन में अब हम इस वीडियो में बात करेंगे मिसलेनियस एग्जांपल्स की। ओके, मिसलेनियस एग्जांपल्स जितने भी रिलेशन फंक्शंस रिलेटेड उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाइनरी ऑपरेशन वाले छोड़ देंगे बिकॉज बाइनरी ऑपरेशन इस साल सिलेबस में नहीं है। तो जब बाइनरी ऑपरेशन पढ़ाएंगे तो उसमें हम मिसलेनियस और एक्सरसाइज और मिसलेनियस के एग्जाम्पल वहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों को नया वीडियो मिला है जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करिए, पार्ट 1 से चीज़ें आ जाएंगी, पार्ट 1 से चैप्टर आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एग्जांपल नंबर 41 एनसीईआरटी का। कह रहा है इफ़ R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंट रिलेशन इन सेट ए। ठीक है, तो इसको आप फिल करिए। आपके पास दो रिलेशन हैं R1 और R2। ठीक है, तो इसका मतलब R1 भी सबसेट होगा किसका, A क्रॉस A का, और R2 भी सबसेट, क्योंकि रिलेशन का सबसेट ऑफ A क्रॉस B, बट दिस इज द रिलेशन ऑन सेट A, मतलब पहला सेट भी A है, दूसरा सेट भी A है, तो A क्रॉस A। रिलेशन 2 इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ A क्रॉस A। तो ये आपको पहले तो फील होना चाहिए। अब एक बात बताओ, इन्होंने क्या बोला है कि इफ R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंट रिलेशन, R1 और R2 इक्विवेलेंस हैं, R1 और R2 दोनों ही इक्विवेलेंट रिलेशन हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि R1 रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी। इसी तरीके से R2 रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि जो रिलेशंस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होते हैं उनको ही हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से R1 R2 ये तीनों ही हैं। अच्छा, अब कह रहा है कि R1 इंटरसेक्शन R2 इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, ये कंडीशन आपको गिवन है क्या कि R1 R2 इक्विवेलेंस है, ये गिवन है। और जो चीज़ दी रहती है उसकी हेल्प से हम उसकी हेल्प लेके हम कुछ प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो R1 R2 इक्विवेलेंस दिया हुआ है, इसकी हेल्प से हम ये प्रूफ करेंगे कि R1 इंटरसेक्शन R2 इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मुझे एक बात बताओ, क्लास 11th में आप सेट्स पढ़ के आए हो। ठीक, अब देखो R1 अगर एक सेट है, R1 सेट ही तो होगा यार। ठीक है, जिसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होंगे। ठीक, R2 भी एक सेट है, और दो सेट का इंटरसेक्शन भी तो एक सेट होता है। दो सेट का इंटरसेक्शन भी तो क्या होता है, एक सेट होता है। इसका मतलब ये R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है, ये क्या है, एक सेट है। ठीक है, ये क्या है, एक सेट है। और हमको यही दिखाना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन। कौन से सेट पे, A पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यानी कि R1 इंटरसेक्शन R2 को हमको रिफ्लेक्सिव भी दिखाना है, सिमेट्रिक भी दिखाना है और ट्रांजिटिव भी हमको दिखाना है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, रिफ्लेक्सिविटी की। ओके, तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए ध्यान से चेक करिए, हमको ये दिखाना है कि फॉर ऑल A बिलोंग्स टू व्हाट, रिलेशन। और यहाँ पे रिलेशन क्या है, ये वाला सेट है। तो सुनो, हमको कुछ ऐसा दिखाना है। कैसा दिखाना है, पहले जो दिखाना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमको दिखाना है कि A बिलोंग कर जाए किसको, R1 इंटरसेक्शन R2 को। ठीक, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A। भाई सुनो, R1 इंटरसेक्शन R2 एक सेट है ना, ये रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग्स टू सेट A बिलोंग्स टू दिस सेट हो जाए, तभी तो ये रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो ये आपको भी दिखाना है, अभी आया नहीं है, अभी मैं काट दे रहा हूँ, ये आपको दिखाना है। तो ये आप कैसे दिखाओगे, ये आप दिखाओगे दी गई कंडीशन से। ठीक, तो दी गई कंडीशन क्या थी, सिंस R1 एंड R2 आर रिफ्लेक्सिव, वाई, बिकॉज R1 R2 दोनों ही क्या थे, इक्विवेलेंट, तो रिफ्लेक्सिव होंगे। तो अगर R1 R2 दोनों रिफ्लेक्सिव है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि A belongs to R1 for all A belongs to set A and A belongs to R2 for all A belongs to set A। इसको आप फील कर सकते हो कि नहीं, R1 R2 अगर रिफ्लेक्सिव थे तो R1 R2 इस कंडीशन को फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। तो यही बात मैंने लिख दी है, ये तो गिवन चीज़ थी। ठीक, अब आप खुद दिमाग लगाओ कि अगर A R1 में भी है और A अगर R2 में भी है ना, अगर A R1 में भी है और A R2 में भी है, तो R1 इंटरसेक्शन R2 जो सेट होगा उसमें भी तो A होगा, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि मान लो R1 में हमने आपको बोला कि 2 आ रहा है और भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, उसका मतलब नहीं। और R2 में भी अगर आपका कहीं ऑर्डर्ड पेयर टाइप में 2 आ रहा है, तो अगर हम इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकालें तो 2 बिलोंग करेगा किसको, R1 इंटरसेक्शन R2 को भी। तो वही बात हमने यहाँ पर आपसे करी। ठीक, तो ये जो गिवन है इससे आपको क्या पता चलता है, इससे आपको पता चलता है कि A बिलोंग्स टू व्हाट, R1 इंटरसेक्शन R2 फॉर ऑल स्मॉल A बिलोंग्स टू सेट A। तो इस तरीके से आपने दिखा दिया क्या कि A बिलोंग्स टू व्हाट, R1 इंटरसेक्शन R2। यही लेके आना था आपको, फॉर ऑल स्मॉल A बिलोंग्स टू सेट A। बात समझ में आई। हेंस
R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव। ठीक, बात करते हैं सिमेट्री की कि R1 इंटरसेक्शन R2 सिमेट्रिक है। इसके लिए क्या होना चाहिए, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। मतलब इफ A कॉमा B बिलोंग्स टू व्हाट, R1 इंटरसेक्शन R2 फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू सेट A, तो दिस इम्प्लाइज, अगर ऐसा हो तो उसकी हेल्प से क्या आना चाहिए कि B कॉमा A ऑल्सो बिलोंग्स टू व्हाट, R1 इंटरसेक्शन R2 फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू सेट A। ठीक, तो अगर ऐसा हो और उसकी हेल्प से अगर ऐसा हो जाए तो R1 R2 क्या होगा, R1 इंटरसेक्शन R2 क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो ये तो हमने आपको कंडीशन बताई, अभी हम इसको काट दे रहे हैं। अभी हमको ऐसा लेके आना होगा। याद है आपको, जब आप सिमेट्रिक प्रूफ करते थे तो आप ये लेके चलते थे और ऐसा आप ले आते थे, मतलब ऐसा लेके चलते थे और इसकी हेल्प से अगर ऐसा आ जाता था तो हम बोलते थे कि ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर हम ये लेके चलेंगे और इसकी हेल्प से अगर ऐसा आ गया तो हम R1 इंटरसेक्शन R2 को क्या बोलेंगे, ये सिमेट्रिक। अरे R1 इंटरसेक्शन R2 भी तो एक सेट है ना, रिलेशन वाला ही सेट तो है वो। ठीक, तो देखो अब हम लेके यहाँ पे चल रहे हैं कि इफ़ A कॉमा B, हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि इफ़ A कॉमा B बिलोंग्स टू व्हाट, R1 इंटरसेक्शन R2 फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू सेट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, देखो खुद दिमाग लगाओ कि A कॉमा B अगर R1 इंटरसेक्शन R2 को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज व्हाट कि A कॉमा B बिलोंग्स टू R1। भाई अगर A कॉमा B R1 इंटरसेक्शन R2 वाले सेट को बिलोंग कर रहा होगा तो इसका मतलब पक्का A कॉमा B R1 में भी तो आता होगा, है ना। एंड A कॉमा B बिलोंग्स टू R2। अब आप खुद समझो, हमने आपको बोला कि भाई ये एलिमेंट R1 में आता है, एलिमेंट R2 में आता है, तो क्या R1 R2 के इंटरसेक्शन में ये एलिमेंट आता होगा, कौन सा एलिमेंट, A कॉमा B जो ऑर्डर पे टाइप का, तो आप बोलोगे बिल्कुल आता होगा। तो वही बात तो है, तो हम ये मान के चले थे कि A कॉमा B R1 इंटरसेक्शन R2 के सेट में आता था, तो इसका क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि दिस इम्प्लाइज A कॉमा B बिलोंग्स टू R1 एंड A कॉमा B बिलोंग्स टू R2 फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू सेट A। ठीक, लेकिन ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, आपको गिवन क्या था कि R1 और R2 क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस इट इज़ गिवन, अरे R1 R2 इक्विवेलेंस है ना, तो सिमेट्रिक तो होंगे ही पक्का। इट इज़ गिवन दैट R1 एंड R2 आर सिमेट्रिक, अभी बात बताओ, R1 और R2 अगर दोनों सिमेट्रिक हैं तो इसका क्या मतलब है कि A कॉमा B बिलोंग्स, अगर रिलेशन को R1 को कर रहा होगा तो इसका उल्टा भी, यानी कि B कॉमा A भी किसको बिलोंग कर रहा होगा, रिलेशन को। एंड ऊपर वाले स्टेटमेंट से हम ले रहे हैं जानकारी, ठीक है। R2 का सिमेट्रिक है तो इसका मतलब A कॉमा B अगर R2 को बिलोंग कर रहा है तो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि B कॉमा A भी बिलोंग करता होगा किसको, रिलेशन को, फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू सेट A। बस समझ में आई। अब एक बात बताओ, B कॉमा A अगर रिलेशन R1 को बिलोंग करता है और B कॉमा A भी रिलेशन R2 को बिलोंग करता है, तो ये B कॉमा A क्या इन दोनों के इंटरसेक्शन को बिलोंग नहीं करता होगा, तो B कॉमा A दिस इम्प्लाइज व्हाट B कॉमा A बिलोंग्स टू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट्स फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू सेट A। सुनो क्या लेके चले थे, ये लेके चले थे और यहाँ पहुँच गए, चेक कर लो। A कॉमा B मान के चले थे कि R1 इंटरसेक्शन R2 को बिलोंग करता है और इसकी हेल्प से करते करते कहाँ पहुँच गया, B कॉमा A बिलोंग करता है किसको, R1 R2 के इंटरसेक्शन को। हेंस R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट A, ऑन सेट, क्योंकि सेट कौन सा सेट पे बात करी जा रही है, A पे, ये भी लिखना है ऑन सेट A। ओके, तो इस तरीके से हमने इसको सिमेट्रिक भी दिखा दिया। कर लीजिए ट्रांसिटिविटी चेक करने के लिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 ट्रांसिटिव है कि नहीं है, हम क्या करते थे ट्रांसिटिविटी के लिए, आपको याद होगा हम A कॉमा B बिलोंग्स टू रिलेशन लेके चलते थे एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू रिलेशन, ये हम लेके चलते थे और इसकी हेल्प से अगर हम यहाँ पहुँच जाएं यानी कि A कॉमा C बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ये ट्रांसिटिव होता था। मतलब समझिएगा, मैं यहाँ छोटा छोटा लिख रहा हूँ, आप समझिएगा जरा। मान लीजिए कि हम लेके चले यहाँ पर कि इफ़ A कॉमा B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, ये लेके चले एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। ठीक, क्योंकि अब हमारा जो रिलेशन है वो आप कौन सा रिलेशन की बात कर रहे हो, R1 इंटरसेक्शन R2 की बात कर रहे हो, इसलिए इस R की जगह क्या आएगा, R1 इंटरसेक्शन R2 आएगा। ठीक, तो अगर हम ये लेके चलें कि A कॉमा B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 फॉर ऑल
ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू व्हाट, सेट ए। ये एलिमेंट्स आपने कहाँ से चूज किए, सेट ए से, क्योंकि रिलेशन किस पे, सेट ए पे, ठीक। तो इसकी हेल्प से अगर ऐसा आ जाए, क्या आ जाए, दिस इम्प्लाइज कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 आ जाए फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट ए। तो बच्चों अगर ऐसा लेके चलो, ऐसा लेके चलो और यहाँ अगर तुम पहुँच जाओ, ठीक है, तो तुम्हारी बात बन जाएगी। तो R1 इंटरसेक्शन R2 क्या हो जाएगा आपका, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक। और बीच में हेल्प किसकी लेंगे, बीच में हेल्प लेंगे R1 R2 क्या है, ट्रांजिटिव है, ये दिया हुआ, क्योंकि R1 R2 रिफ्लेक्सिव थे, ठीक। तो अभी तो मैं इसको काट दे रहा हूँ, ये तो मैंने आपको बताने के लिए बताया था कि करना क्या है, ठीक। तो हम भी मान के चलते हैं क्या, कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये हम मान के चले, ठीक है ना। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से समझिए स्टूडेंट जरा, कि ए कॉमा बी अगर R1 इंटरसेक्शन R2 को बिलोंग करते होंगे तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ए कॉमा बी R1 को बिलोंग करता होगा एंड ए कॉमा बी R2 को भी बिलोंग करता होगा। सही बात है कि नहीं, है ना। अगर ये इनके इंटरसेक्शन को बिलोंग करते हैं ए कॉमा बी, तो ए कॉमा बी R1 R2 दोनों को बिलोंग करता होगा। एंड यहाँ पे आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, ये दूसरी कंडीशन है, मतलब ये स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट है। यहाँ पे हमने एक लाइन लगा दी आपको समझाने के लिए। अब देखो बी कॉमा सी बिलोंग करता है किसको, बी कॉमा सी बिलोंग करता है किसको, R1 इंटरसेक्शन R2 को। तो बी कॉमा सी बिलोंग करता होगा R1 को, एंड बी कॉमा सी बिलोंग करता होगा किसको, R2 को भी। सही है। फॉर ऑल, आगे ये भी लिखना आपको, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। अब देखिएगा स्टूडेंट मेरी बात, बट अच्छा एक चीज़ जरा ध्यान दीजिएगा प्लीज़, क्या इस पूरे स्टेटमेंट से हम एक नॉलेज नहीं निकाल सकते हैं क्या, हम ऐसा नहीं लिख सकते क्या कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 एंड अरे सब कुछ एंड ही तो लिखा हुआ है यहाँ, कि ऐसा होता है एंड ऐसा भी होता है एंड ऐसा भी होता है एंड ऐसा भी होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 एंड, पहले हम R1 की बात कर लेते हैं, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू R1। इन दोनों को हमने साथ साथ लिख लिया, ठीक। एंड ध्यान दीजिएगा, एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R2, और उसके साथ हम इसको ले लेंगे, यानी कि एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू R2, और आगे आप लिख लीजिएगा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। अब ध्यान दें, यहाँ पे जब आप पहुँचे हो कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू R1, तो ध्यान दीजिएगा, it is given that R1 and R2 are transitive। ये तो गिवन है ना कि R1 और R2 क्या है, ट्रांजिटिव है, क्योंकि R1 और R2 क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक। तो दिस इम्प्लाइज, अब ध्यान से सुनो, अगर R1 R2 ट्रांजिटिव है, पहले R1 की बात करते हैं, तो अगर R1 क्या है, ट्रांजिटिव, तो A कॉमा बी अगर R1 को बिलोंग करता होगा एंड B कॉमा सी अगर R1 को बिलोंग करता होगा, तो पक्का A कॉमा सी R1 को बिलोंग करता होगा भैया, क्योंकि R1 क्या है, ट्रांजिटिव है, तो R1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, ये स्टेटमेंट लिखने के बाद हम लिखेंगे कि A कॉमा सी श्योरली बिलोंग्स टू व्हाट, श्योरली बिलोंग्स टू R1, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ से देखिए एंड अब देखो A कॉमा बी R2 को बिलोंग करता है और B कॉमा सी R2 को बिलोंग करता है, लेकिन R2 क्या है, R2 ट्रांजिटिव है, तो इसका मतलब पक्का A कॉमा सी R2 को बिलोंग करता होगा। तो यही बात हमने यहाँ लिखी, एंड A कॉमा सी बिलोंग्स टू व्हाट, R2। अब मेरे भैया एक बात बताओ, क्या कि अगर A कॉमा सी R1 को बिलोंग करता है और A कॉमा सी R2 को भी बिलोंग करता है, तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, कि A कॉमा सी इन दोनों के इंटरसेक्शन को भी तो बिलोंग करता होगा, यानी कि A कॉमा सी बिलोंग्स टू व्हाट, R1 इंटरसेक्शन R2 फॉर ऑल A कॉमा सी। आप A कॉमा बी कॉमा सी भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ B नहीं आ रहा, बट कोई बात नहीं, आप होते हुए तो B से तो आए थे, तो आप फाइनली लिख सकते हो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू व्हाट, सेट ए। तो अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, क्या आप लेके क्या चले थे कि A कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 एंड B कॉमा सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, यही बात मैंने बोली थी। और पहुँच कहाँ गए, A कॉमा सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, हेंस व्हाट, हेंस दिस R1 इंटरसेक्शन R2 इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। अब लास्ट में हम एक लाइन लिखेंगे कि इट इज सीन दैट R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव, इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस R1 इंटरसेक्शन R2 इज एन
इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए, हेंस प्रूव्ड। कर लीजिए। तो लेते हैं स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 42। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुके हैं, पर फिर भी लेट आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट ए ऑफ ऑर्डर पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, देखो सेट ए क्या है? ऑर्डर पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका मतलब समझते हो, पता है आपको? इसका मतलब जो सेट ए है ना, जो सेट ए है उसमें जो एलिमेंट्स आते होंगे वो खुद ही ऑर्डर पेयर होंगे। सोचिए ऐसा कुछ आता होगा a, b, ठीक है, इसमें आता होगा x, y, इसमें आता होगा u, v, और ये सब क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स के ऑर्डर पेयर हैं। तो इस तरीके से इसमें एलिमेंट्स आते होंगे। ठीक, अब सोचो अगर मैं तुमको बोलूँ कि कोई रिलेशन R है तो तुम बोलोगे कि भाई R इज़ द सबसेट ऑफ A क्रॉस A होता है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। ठीक, तो सोचो जरा A क्रॉस A कैसा होगा? A क्रॉस A कैसा होगा? A क्रॉस A में सोचो कैसा आएगा? ऐसा आएगा A, B, A, B, ये ऐसा है। मतलब समझो जरा, A क्रॉस A में जो एलिमेंट आएंगे, आप A का A के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो सोचो ऐसे एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे, बताओ। इसी के साथ क्रॉस लोगे, फिर इसका इसके साथ लोगे, मतलब इसमें ऐसे एलिमेंट्स नहीं आएंगे। A, B, ऐसे। ये पहला एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है। ये बात मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन में डिस्कस आपसे करी हुई है ये। ठीक, तो यहाँ पे जो रिलेशन होगा, ठीक, यहाँ पे जो रिलेशन होगा, जैसे जो नॉर्मल रिलेशन होते थे, जैसे मान लो सेट ए आपका होता ऐसा कि इसमें केवल A, B आता, फिर अगला एलिमेंट C, D आता, ऐसे करके एलिमेंट्स आते, तो हम रिलेशन बता सकते थे किसके बीच में? A और B के बीच में। ठीक, लेकिन यहाँ पर हम रिलेशन किसके बीच में बताएंगे? A और B के बीच में नहीं बता सकते, इसके और इसके, क्योंकि A क्रॉस A का पहला एलिमेंट यही है भैया, और इसका जो ये है एक मतलब इसमें जो दो एलिमेंट आ रहे हैं ऑर्डर पेयर टाइप में, वो खुद ही ऑर्डर पेयर टाइप है। मतलब इसका रिलेशन इससे होगा, मतलब A, B रिलेट्स विद A, B, ये वाली कहानी चलेगी यहाँ। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ रिलेशन बता सकते होंगे किसका? A, B रिलेट्स विद X, Y, ऐसे। तो यहाँ सिंगल एलिमेंट्स की बात नहीं होगी, यहाँ ऑर्डर पेयर से रिलेट कर रहा होगा। तो ये बात आप पहले तो फील कर लो। ठीक, अब देखो, तो ये बहुत बड़ी बात इन्होंने हमसे कर दी कि सेट ए की हालत क्या है? सेट ए इज़ द व्हाट? ऑर्डर पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सेट ए की हालत ये होगी, और रिलेशन जो होंगे वो ऑर्डर पेयर के होंगे आपस में। ठीक, ये तो दिया भी कह रहा है डिफाइंड बाय X, Y, ऑर्डर पेयर का रिलेशन इससे डिफाइंड बाय X, Y रिलेट्स विद U, V इफ़ एंड ओनली इफ़। मतलब समझो जरा, यहाँ हम सॉल्यूशन अभी करेंगे। ये ऑर्डर पेयर इससे तभी रिलेट होगा जब वो इस रूल को फॉलो करें। किस रूल को फॉलो करें भाई? रूल क्या है यहाँ पर कि पहले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट का प्रोडक्ट x इंटू वी इज इक्वल्स टू किसके हो जाए? पहले ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल, y इंटू वी। सिंपल देखो, x इंटू वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाए? y इंटू यू हो जाए। तो वो रिलेशन में होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक, इसको हमको क्या दिखाना है? इस रिलेशन R को हमको क्या दिखाना है? इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको हमको शो करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? हम इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? रिफ्लेक्सिविटी। ठीक, तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए बात समझिए जरा। देखिए रिफ्लेक्सिविटी कब चेक होगी? ये देखिए रिफ्लेक्सिविटी का हमने रूल पढ़ा था, व्हेन A रिलेट्स विद A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A। ठीक, लेकिन यहाँ पर हमने आपको बताया यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर होगा और यहाँ पे भी ऑर्डर्ड पेयर होगा। ठीक, फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू सेट ए। अब बात समझ रहा, हमने यहाँ एक ऑर्डर पेयर लिया, देखो हम इसको नीचे कर रहे हैं और इसका कारण हम ऊपर लिखेंगे। बात समझिए जरा, हमने बोला कि कोई एलिमेंट है x, y जो रिलेट कर रहा है किससे? x, y से फॉर ऑल, भाई खुद का खुद के साथ है ना, तो हमने यहाँ पे दो सेम एलिमेंट लिए हैं। फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू व्हाट? सेट ए। क्योंकि सेट इस बार x, y को हम किस में बंद करेंगे? ब्रैकेट में। बात समझिए, इस बार हम x, y को हम किस में बंद करेंगे? ब्रैकेट में। क्यों? क्योंकि सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो खुद ही ऑर्डर्ड पेयर टाइप है, तो ये एक ही एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट नहीं है। ठीक, तो एक एलिमेंट का उसी के साथ क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब सुनो, एक बात बताओ, ऐसा होगा कि नहीं होगा? ऐसा तब होगा जब ये इस रूल को फॉलो कर रहा है। मतलब ध्यान से चेक करिए, दिस इंटू दिस इज इक्वल्स टू क्या? दिस इंटू दिस आ रहा है। तो सबसे पहले आपको यही लिखना है क्या कि सिंस वी नो दैट x इंटू वाई, देखो इसका इसके साथ प्रोडक्ट, तो x इंटू वाई
x इंटू वाई इज इक्वल्स टू वॉट, वाई इंटू एक्स। ये बात हमको पता है, तो ये रहा इसका कारण। और नीचे हम बोल देंगे कि दिस इम्प्लाइज वॉट, कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर अपने से ही रिलेशन में है, क्योंकि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर अपने से इसलिए रिलेशन में क्योंकि वो इस कंडीशन को फॉलो कर दे रहा है। वी नो दैट x इंटू वाई इज इक्वल्स टू वॉट, वाई इंटू एक्स। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे रीजन ऊपर और फिर बाद में लिखेंगे, क्योंकि x कॉमा वाई, देखो आप समझो ना कि अगर हम यहाँ पे ये वाली डेफिनेशन ले लें कि x इंटू वी इज इक्वल्स टू वाई इंटू यू, तो क्या ये नहीं कहा जा सकता है कि x कॉमा वाई रिलेट्स विद यू कॉमा वी, ठीक। तो इसी तरीके से हमने बोला कि वी नो दैट x इंटू वाई इज इक्वल्स टू वाई इंटू एक्स। दिस इम्प्लाइज वॉट, दिस इम्प्लाइज कि x कॉमा वाई रिलेट्स विद x कॉमा वाई। बात समझ में आई? ये देखो x कॉमा वाई, सॉरी ये x इंटू वाई इज इक्वल्स टू वाई इंटू एक्स था, इसलिए x कॉमा वाई रिलेट्स विद x कॉमा वाई। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, मैं ज़्यादा ही कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो बच्चे शुरू से करके आए वो आराम से समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो हर एक एलिमेंट ए का, हर एक एलिमेंट, ये एक ही एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट अपने से ही रिलेशन में, इसलिए ये क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, ठीक। अगर हम क्लियरली देखें तो x कॉमा वाई जो कि ऑर्डर्ड पेयर है वो x कॉमा वाई से क्या हो गया, रिलेट हो गया फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग्स टू सेट ए, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक करने के लिए क्या किया जाता है, तो इसकी सिमेट्री चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सिमेट्री चेक करने के लिए स्टूडेंट्स हम दो एलिमेंट लेते थे, ठीक है, ए कॉमा बी, याद करिए, ए रिलेट्स विद बी लेके चलते थे और लेके आते थे बी रिलेट्स विद ए। तो यहाँ पे भी हम दो एलिमेंट चूज करेंगे, ठीक है। तो लेट हमने दो एलिमेंट चूज किया, वो एलिमेंट्स खुद ही ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होंगे। तो सपोज हमने x कॉमा वाई एंड लेट x कॉमा वाई एंड, ये पहला एलिमेंट है, लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू सेट ए एंड a कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। तो हमने सेट ए से दो एलिमेंट चूज किए और ऐसा हम लेके चलेंगे, ठीक, ऐसा हम लेके चलेंगे, यानी कि a रिलेट्स विद b लेके चलेंगे और लेके आएंगे b रिलेट्स विद a, यानी कि ये रहा a आपका और ये रहा b। तो हम लेके चलेंगे क्या, इफ़ हम मान के चल रहे हैं क्या कि ये इससे रिलेशन में है, ठीक। तो इफ़ x कॉमा वाई रिलेट्स विद व्हाट, a कॉमा b। अब जब आपने बोल ही दिया है कि x कॉमा वाई रिलेट्स विद a कॉमा b, तो ये इसके साथ अगर रिलेशन में है तो ये रूल को भी फॉलो करेगा, है ना। और रूल क्या है कि दिस इंटू दिस इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, मतलब दिस इंटू दिस, तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, x इंटू बी इज इक्वल्स टू व्हाट, y इंटू ए, वाई इंटू ए। अब देखो यहाँ जाके रफ वर्क में आप चीटिंग कर लो। क्या चीटिंग करोगे, चीटिंग ये करोगे कि ये लेके चले थे और लाना क्या था, इसी का उल्टा, मतलब a कॉमा बी रिलेट्स विद व्हाट, x कॉमा वाई, ये आपको लेके आना था। ये लाने का मतलब क्या है, ये लाने का मतलब है आप क्या ले आओ, आप ले आओ कि ये और ये रिलेशन को फॉलो करते हैं, मतलब a इंटू वाई इज इक्वल्स टू बी इंटू एक्स। अगर आपका आ जाए, क्या आया है ध्यान से चेक करिए, हाँ आया तो है, बस अब तुम इसको रीअरेंज करके लिख लो। कैसे लिखोगे, सबसे पहले y इंटू ए को a इंटू वाई लिख सकते हो और x इंटू बी को क्या लिख सकते हो, b इंटू एक्स। अब राइट हैंड साइड को लेफ्ट में, लेफ्ट हैंड साइड को राइट में, यानी कि a इंटू वाई इज इक्वल्स टू बी इंटू एक्स, ठीक है। तो आ तो गया क्या कि a इंटू वाई इज इक्वल्स टू बी इंटू एक्स। दिस इम्प्लाइज व्हाट, दिस इम्प्लाइज कि a कॉमा बी इज रिलेट्स विद x कॉमा वाई। ध्यान से चेक करिए, क्योंकि देखिए a इंटू वाई इज इक्वल्स टू बी इंटू एक्स था, a इंटू वाई इज इक्वल्स टू बी इंटू एक्स था, ठीक। आप लेके क्या चले थे कि x कॉमा वाई रिलेट्स विद a कॉमा बी, और इसी का उल्टा आ गया, मतलब a कॉमा बी बिलोंग्स रिलेट्स विद x कॉमा वाई फॉर ऑल दो एलिमेंट चूज किए थे, कौन से, ये वाला और ये वाला। फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग्स टू सेट a एंड a कॉमा b बिलोंग्स टू सेट a, हेंस इट इज सिमेट्रिक। ओके, ट्रांसिटिविटी के लिए आप क्या करते थे, आप बोलते थे a कॉमा बी बिलोंग्स, सॉरी a रिलेट्स विद b, a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब a रिलेट्स विद b आप लेके चलते थे और साथ में क्या लेके चलते थे, एंड b से एंड हुआ है तो b से स्टार्ट करते थे, यानी कि b रिलेट्स विद c। और ऐसा करके अगर आपका क्या आ जाए a रिलेट्स विद c, तो आप बोलते थे ट्रांजिटिव। तो हम भी यहाँ पे यही करेंगे। कितने एलिमेंट चूज करने, 3, 1, 2 और 3, a b c। बट यहाँ जो एलिमेंट चूज करेंगे वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप में चूज करेंगे कि लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू सेट a, इसी तरीके से u कॉमा v बिलोंग्स टू सेट a, और इसी तरीके से a कॉमा b ले लेते हैं, a कॉमा b बिलोंग्स टू सेट a। तो ये रहा आपका a और ये रहा आपका क्या b और ये रहा आपका क्या c। आप लेके क्या चलोगे, आप लेके चलोगे इफ a रिलेट्स विद b, मतलब दिस रिलेट्स विद दिस, ये आप लेके चलोगे, यानी कि x कॉमा वाई रिलेट्स विद u कॉमा v, ये आप लेके चल रहे हो, ये आप मान के चल रहे हो।
एंड एक बात और मान के चल रहे हो, एंड बी रिलेट्स विद सी, मतलब u कॉमा वी रिलेट्स विद ए कॉमा बी। तो ये आप मान के चल गए क्या, ए रिलेट्स विद बी एंड बी रिलेट्स विद सी। और इसकी हेल्प से आ क्या जाए, तो यहाँ चीटिंग करेंगे जाके रफ वर्क में, ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ हम चीटिंग करेंगे रफ वर्क में। इसकी हेल्प से आ क्या जाए, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू व्हाट रिलेशन, मतलब एक्स कॉमा वाई रिलेट्स विद ए कॉमा बी। अगर ऐसा आपका आ गया, ये आने का क्या मतलब है, ये आने का मतलब है कि ये वाला एलिमेंट इसके साथ रिलेशन, मतलब वो रूल को फॉलो करे। रूल क्या था, दिस इंटू दिस इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, मतलब दिस इंटू दिस इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, मतलब एक्स इंटू बी इज इक्वल्स टू वाई इंटू ए। अगर ऐसा आ गया, जिस पे मैं स्टार लगा रहा हूँ, अगर ऐसा आ गया तो तुम ऐसा बोल सकते हो, कुछ भी करके ऐसा लेके आओ। तो सुनो, जब तुमने यहाँ बोल ही दिया है कि x कॉमा वाई रिलेट्स विद u कॉमा v, तो इसका क्या मतलब है कि x इंटू v इज इक्वल्स टू व्हाट, y इंटू यू, y इंटू यू। एग्जाम में आपको ऐसा ऐसा लगाना नहीं है, ठीक है, वो तो मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। एंड u कॉमा v रिलेट्स विद a कॉमा b, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है u इंटू b इज इक्वल्स टू व्हाट, u इंटू a, सॉरी v इंटू a। तो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब देखो ऐसा क्या आ सकता है तुम्हारे पास, x इंटू बी इज इक्वल्स टू वाई इंटू ए, एक्स इंटू बी इज इक्वल्स टू व्हाट, वाई इंटू ए। हाँ आ तो सकता है, कैसे, अगर हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, इक्वेशन 2 से। मल्टीप्लाई करना आता है कैसे, LHS को LHS से मल्टीप्लाई करूँ, RHS को RHS से मल्टीप्लाई करूँ। कैसे पहचाना मैंने, क्योंकि x इंटू बी आ रहा है, तो भाई x इंटू बी तो ऐसे ही मिलेगा ना जब हम इस इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, LHS को LHS से, RHS को RHS से। तो देखो x इंटू वी इंटू यू इंटू बी इज इक्वल्स टू, बीच में इक्वल टू लगा देंगे, RHS को RHS से, यानी कि y इंटू यू इंटू वाई इंटू यू, वाई इंटू यू इंटू वी इंटू ए, वी इंटू ए। ठीक है, अब देखिए क्या क्या कट जाएगा। अगर हम बोथ साइड किससे डिवाइड लगा दें, हमको हटाना क्या क्या है, v और u हटाना है, तो बोथ साइड हम v इंटू यू से डिवाइड लगा दे रहे हैं। v इंटू यू से हमने क्या किया, डिवाइड लगा दिया, तो v से v कटा, u से u कटा, v से v कटा, u से u कटा, क्या आ गया, x इंटू बी इज इक्वल्स टू व्हाट, y इंटू ए आ गया। और x इंटू बी इज इक्वल्स टू वाई इंटू ए आ गया। तो दिस इम्प्लाइज, जो चीटिंग करके आपने रखी थी उसी से आप बता सकते हो क्या, कि दिस इम्प्लाइज x कॉमा वाई रिलेट्स विद a कॉमा बी। हाँ भाई, अब चेक करो, लेके क्या चले थे, a रिलेट्स विद b एंड b रिलेट्स, ये देखो ना, ये पूरा तुम्हारा क्या था, a था, a रिलेट्स विद b एंड b रिलेट्स विद c, और इसकी हेल्प से आ गया a रिलेट्स विद c। ये रहा a तुम्हारा, a रिलेट्स विद c। ओके, हेंस दिस रिलेशन इज व्हाट, ट्रांजिटिव ऑल्सो। तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव, हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कर लीजिए एक एग्जांपल नंबर 43। ये आपको देखने में बहुत बड़ा और अजीब सा लग रहा होगा, बच्चों को समझ में भी नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो इस एग्जांपल में है कुछ भी नहीं, देखो इस क्वेश्चन को पहले समझो। लेट x इज इक्वल्स टू, इसमें इतने सारे एलिमेंट है x में, और R1 एक रिलेशन है किस पे, x पे, यानी कि जो R1 होगा वो सबसेट होगा किसका, R1 जो होगा वो सबसेट होगा किसका, x क्रॉस x का। ये x है तुम्हारा, x क्रॉस x का। तो R1 में जो ऑर्डर्ड पेयर टाइप आ रहे होंगे, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है कि जो ऑर्डर्ड पेयर टाइप आ रहे होंगे एलिमेंट्स, वो x, y टाइप के होंगे, लेकिन वो इस रूल को फॉलो करने चाहिए। किसको, कि x माइनस वाई क्या होना चाहिए, मतलब जब भी हम x माइनस वाई निकालें तो वो 3 से क्या हो, डिविजिबल हो। तो R1 रिलेशन में क्या क्या आ सकता है बताओ, मतलब बस फील करा रहा हूँ, सारा नहीं लिखूंगा। सोचो R1 में क्या आ सकता है, 1,1, ठीक, और क्या आ सकता है 1,4, और क्या आ सकता है 4,1, ऐसे कि 1,1 मतलब दोनों का डिफरेंस निकालो, x माइनस वाई, मतलब 1 माइनस वाई कितना हो जाएगा, 0, 0 3 का मल्टीपल ही तो है, अरे 0 डिवाइडेड बाय 3 हो तो जाता है, 0.33 तो होता है, ठीक। 1,4 मतलब 1 माइनस 4 निकालो, तो -3 आएगा, और -3 से डिविजिबल होता है, ठीक। 4,1 4 माइनस 1 3 से डिविजिबल होता है। तो इस टाइप के एलिमेंट R1 में आएंगे, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब कहता है कि एंड R2 बी अनदर रिलेशन ऑन सेट X, ठीक है। R2 एक और रिलेशन है, तो R2 इज द सबसेट ऑफ X क्रॉस X। तो R2 में ऐसे एलिमेंट्स आते हैं x, y। अब ध्यान दो मेरी बात, यहाँ पे देखो एक कर्ली ब्रेसेस ऐसे लगा हुआ है, और यहाँ पे एंड है आपकी बुक में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जो ओपन है वो यहाँ पे एंड है, और अंदर कुछ बातें लिखी हैं, बातें क्या लिखी हैं उसको आप समझ लीजिए। कहता है कि R2 में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे, मतलब ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। कंडीशन सुनो क्या है,
कंडीशन ये है कि जब भी इस x और y की हेल्प से सेट बनाए, देखो इसमें अंतर है, ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है R2 वाले सेट में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, देखो यहाँ नॉर्मल ब्रैकेट लगा हुआ है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे x, y। कैसे? ऐसे। जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हों, देखो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ तो समझ में आएगा। R2 में देखो क्या आएगा, R2 में 1,4 आएगा। पता है क्यों? बात समझो, बात समझो, बात समझो। 1,7 आएगा, बता रहा हूँ, अभी समझा रहा हूँ, रुक जाओ, वेट करो। देखो कहता है ऐसे x, y आएंगे जो या तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, या तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, और या तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो भी ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, अगर उसका तुम सेट बना लो, भैया ये देखो कर्ली ब्रेसेस लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक, तो अगर इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर से तुम सेट बना लो, तो इससे तुम्हें सेट बनाना आता है, कुछ नहीं करना है यार, इन दोनों को लेके तुमने ऐसा कर दिया, बस कर्ली ब्रेसेस लगा दिया, सेट बन गया। अब चेक करो क्या ये सेट सबसेट है इसका? मतलब जो भी आपने x और y लिए हैं उससे अगर तुम सेट बना लो तो वो या तो इस सेट का सबसेट हो, ध्यान से चेक करो, वो या तो 1,4,7 का सबसेट हो। लेट मी चेक इट, 1,4,7 ही दिया है, यस ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, ठीक है। तो या तो 1,4,7 का सबसेट हो, या तो वो 2,5,8 का सबसेट हो, या तो वो 3,6,9, मतलब ये वाले सेट का सबसेट हो, ठीक है। तो या तो वो जो भी सेट आप बनाओगे इसका सबसेट हो, या तो इसका सबसेट हो, और या तो इसका सबसेट हो। और ये वाला R2 वाला सेट यहाँ से ओपन हुआ था और यहाँ से क्या हुआ था? क्लोज हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का मतलब है आपका, ठीक। अब देखो हमको प्रूफ क्या करना है, R1 इज इक्वल्स टू व्हाट? R2। R1 को R2 के हमको इक्वल लेके आना है। तो आपको याद है क्या क्लास 11th में दो सेट इक्वल कब होते थे? कंडीशन क्या होती? दो सेट्स के इक्वल होने की, कि अगर R1 को हम सबसेट दिखा दें किसका? R2 का, और R2 को अगर हम सबसेट दिखा दें किसका? R1 का। तो R1 को R2 का सबसेट दिखा दो, R2 को R1 का सबसेट दिखा दो, तो R1 इक्वल्स टू क्या हो जाता था? R2। तो ये दोनों चीज़ें आपको दिखानी पड़ेंगी, ठीक। अब R1 को R2 का सबसेट कैसे दिखाएं? इस तरीके से दिखाएंगे कि हम कोई एलिमेंट, देखो यार बात समझो, पहले तो क्लास 11 का आना चाहिए तुम्हें, है ना। सेट्स की जो मिसलेनियस वाली एक्सरसाइज थी उसमें A इज इक्वल्स टू बी, दो सेट A और B को हम इक्वल कैसे दिखाते थे? कि जब A इज द सबसेट ऑफ B दिखा देते थे एंड B इज द सबसेट ऑफ A दिखा देते थे। और A इज द सबसेट ऑफ B कैसे दिखाते थे? हम एक एलिमेंट लेते थे X जो किसको बिलोंग करता था? A को, ये हम लेके चलते थे और हम दिखा देते कि X B को भी बिलोंग करता है। X अगर A को बिलोंग करता है और X अगर B को बिलोंग करता था, इस तरीके से हम बोलते थे भैया A इज द सबसेट ऑफ B। और इसी तरीके से B इज द सबसेट ऑफ A कब होता था? जब हम कोई एलिमेंट Y लेते थे जो B को बिलोंग करता था, इसकी हेल्प से हम Y बिलोंग्स टू A ले आते थे, तो B इज द सबसेट ऑफ A हो जाता था। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको ध्यान से करो हमारी अप्रोच क्या है। A इज इक्वल्स टू B, यहाँ पर हमको R1 इज इक्वल्स टू व्हाट? R2 लेके आना है। R1 इज इक्वल्स टू R2। तो इसके लिए हमको दो बातें प्रूफ करनी होंगी, कि पहली बात हमें प्रूफ करनी होगी R1 इज द सबसेट ऑफ व्हाट? R2। और दूसरी बात हमें प्रूफ करनी होगी क्या? कि R2 इज द सबसेट ऑफ R1। अब R1 इज द सबसेट ऑफ R2 करने के लिए हमें एक एलिमेंट चूज करना होगा, कहाँ से? R1 से, ठीक। तो R1 के जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होंगे, क्योंकि R1 इज द सबसेट ऑफ X कॉल्स X, ठीक है। तो यहाँ हम X, Y एक एलिमेंट चूज करेंगे जो किसको बिलोंग करता है? R1 को। और इसकी हेल्प से हमको ये दिखाना है कि X, Y बिलोंग करेगा किसको? R2 को। और दूसरी बात, हम एक नया एलिमेंट चूज करेंगे X, Y, या कुछ भी आप इसका नाम रख सकते हो, ठीक है। X, Y रख दो या कुछ भी रख दो, B, C रख दो, कुछ भी रख दो, ठीक। तो हम यहाँ पे एलिमेंट चूज करेंगे X, Y जो किसको बिलोंग करता है? R2 को। और इसकी हेल्प से हम क्या ले आए कि X, Y बिलोंग करता है किसको? R1 को। तो R2 इज द सबसेट ऑफ R1 हो जाएगा, ठीक। तो पहले हम ये काम करते हैं, यहाँ पर हम ये काम करेंगे और यहाँ पर हम ये काम करेंगे, और दोनों काम हो जाएंगे तो R1 इज इक्वल्स टू R2। अब देखिए आपकी बुक में एक नोट लिखा हुआ है क्या, कि नोट दैट द कैरेक्टरिस्टिक सेट्स, ये जो कैरेक्टरिस्टिक सेट ये और ये तीन सेट दिए हुए हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू ऑफ दीज सेट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। इसमें से अगर आप कोई भी दो एलिमेंट लोगे तो वो क्या होंगे? मल्टीपल ऑफ 3 होंगे। चेक कर लीजिए, 1 और 4 ले लो, 4 और 7 ले लो, ठीक है, 7 और 1 ले लो, कुछ भी ले लो। अगर आप इसका डिफरेंस निकालोगे तो मल्टीपल ऑफ 3 होंगे, जैसे कि 7 - 1 क्या होगा? 6 होगा, 1 - 7 क्या होगा? -6 होगा। तो आप इन कैरेक्टरिस्टिक सेट्स में से कोई भी दो एलिमेंट ले लो, वो हमेशा क्या होंगे? मल्टीपल ऑफ 3 होंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका तो देखिए स्टूडेंट, आपकी बुक में जो सॉल्यूशन किया हुआ है वो ऐसा नोट लगा के किया हुआ है कि आपको सबसे पहले इन कैरेक्टरिस्टिक सेट पे देखना है कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इन सेट्स पे इनको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेट बोला गया है।
तो स्टूडेंट्स देखिए, ये जो नोट लगा है, ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो ये जो नोट लगा है बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा कि इन सेट्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि अगर इनके कोई भी दो एलिमेंट लेके आप उनका डिफरेंस निकालें तो वो हमेशा क्या होंगे, मल्टीपल ऑफ 3 होंगे। अब देखो हमने क्या किया, हमने बोला कि लेट x, y बिलोंग्स टू रिलेशन R1। अगर x, y रिलेशन R1 को बिलोंग करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन R1 को बिलोंग करता है, तो ये R1 की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x माइनस वाई is divisible by 3, is divisible by 3 बोल दो, मल्टीपल बाय 3 बोल दो, बात क्या है सेम, is divisible by 3, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज, अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात, कि x माइनस वाई अगर 3 से डिविजिबल है तो x और y ये जो भी दो एलिमेंट है, इनसे बनने वाला जो सेट होगा, इनसे बनने वाला जो सेट होगा, क्या वो सबसेट नहीं होगा किसका, इसका, इसका और इसका। खुद सोचो, नहीं सोच पा रहे होगे, बता रहा हूँ, रुको। 2, 5, 6 और x, y आगे लिख दे रहा हूँ, और x, y इज द सबसेट ऑफ व्हाट, 3, 6, 9, ये सेट बना देना, ठीक। और x, y से बनने वाला जो सबसेट है, सॉरी जो सेट है वो सबसेट है किसका, 3, 6, 9, 3, 6, 9 ये वाले सेट का। देखो बात समझो, हमने क्या बोला, हमने आपको क्या बताया था कि x, y R1 को बिलोंग कर रहा है, ये लेके चलो, और x, y R2 को बिलोंग कर रहा है, ये लेके आ जाओ, तभी R1 इज द सबसेट ऑफ R2 होगा, ठीक। तो समझो जरा, हमने क्या बोला, हमने बोला कि भैया कोई ऑर्डर्ड पेयर है जो R1 को बिलोंग करता है, अगर वो R1 को बिलोंग करता है तो R1 की कंडीशन को फॉलो करता होगा। R1 की कंडीशन क्या है, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 3, तो x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 3। इसका क्या मतलब है कि अगर x, y इज डिविजिबल बाय 3 है, तो ये जो x और y है, इससे अगर हम एक सेट बना लें, सेट बनाने के लिए क्या करना है, कर्ली बेसिस लगाना है। अगर हम इससे एक सेट बना लें भैया, तो ये सेट, ये जो कैरेक्टरिस्टिक सेट 3 दिए हुए हैं, इसका सबसेट ही तो होगा। क्यों, क्योंकि इस कैरेक्टरिस्टिक सेट्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि इनके कोई भी दो एलिमेंट ले लो, वो उनका डिफरेंस जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा या 3 से डिविजिबल होगा। तो अब बात समझ में आई कि जो x और y हैं, अगर ये 3 से डिविजिबल थे तो पक्का ये x, y से बनने वाला जो सेट होगा वो इसका क्या होगा, सबसेट होगा। अरे यहाँ से कोई भी दो एलिमेंट बना के यार सबसेट बनाओ उसका, कोई दो एलिमेंट जैसे 2, 5 से आप एक सबसेट बनाओ, ठीक, तो मल्टीपल ऑफ 3 ही तो होगा। तो इस बात का यही मतलब है क्या कि x, y इसका भी सबसेट हो सकता है, या इसका भी, या इसका भी। अब देखो जरा एक बात बताओ, अगर ये x, y जो सेट है, ये इसका, इसका या इसका सबसेट हो सकता है, तो इसका मतलब कि ये x, y एलिमेंट, अब ध्यान देना, मैं सेट वाला साइन यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये एलिमेंट किसको बिलोंग करता है, R2 को। क्यों, क्योंकि R2 की कंडीशन क्या थी कि R2 में आने वाले जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो इसको, इसको और इसको कंडीशन को फॉलो करते होंगे, यानी कि इन ऑर्डर्ड पेयर से बनने वाला सेट इसका, इसका और इसका क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक। तो आप लेके क्या चले थे, x, y बिलोंग्स टू व्हाट, R1 लेके आए, x, y बिलोंग्स टू R2। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज कि R1 इज द सबसेट ऑफ R2, ठीक। इतनी बात हो गई, ओके। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करिएगा, अब ये वाली कंडीशन करनी है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि दो एलिमेंट ले रहे हैं, x, y बिलोंग्स टू R2 इफ, दो एलिमेंट कह रहा हूँ, सॉरी गर्मी इतनी है ना, फैन चला नहीं सकते, माइक में आवाज़ आएगी, फिर नीचे कमेंट करोगे आवाज़ आ रही, ठीक है। चलो देखो, यही रीज़न है, बीच में बहुत डिस्टर्ब भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट, एक तो चैप्टर ऐसा ही है। चलो देखो जरा, अब हम क्या कर रहे हैं, x, y बिलोंग्स टू R2 लेके चल रहे हैं, उसकी हेल्प से हमको ऐसा लाना है, तो R2 इज द सबसेट ऑफ R1 हो जाएगा, ठीक। अब देखो जरा, x, y बिलोंग्स टू व्हाट, R2, ये हम लेके चलें, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि x, y से बनने वाला जो सेट होगा वो, भाई अगर x, y रिलेशन को बिलोंग कर रहा है R2 को, तो इन दोनों एलिमेंट्स जो भी थे ऑर्डर्ड पेयर में, इनसे बनने वाला जो सेट होगा वो सबसेट होगा किसका, या तो इसका, या तो इसका, या तो इसका। मतलब इज द सबसेट ऑफ, इज द सबसेट ऑफ व्हाट, 1, 4, 7 और x, y वाला जो सेट होगा, ध्यान देना, सेट होगा, ये सबसेट होगा किसका, ये सबसेट होगा इसका, 2, 5, 8 वाले सेट का, या x, y सबसेट होगा किसका, 3, 6, 9 वाले सेट का। ये अब ये बताओ, अगर x, y सबसेट है इसका, इसका और इसका, तो इसका मतलब क्या कि ये जो x, y है, ठीक है, अगर इनसे वापस हम एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएं,
ठीक। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर होगा ये पक्का क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3 ही तो होगा। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, x, y इज डिविजिबल बाय 3, y या मल्टीपल बाय 3। क्यों भैया, क्योंकि आप ये इसका अगर सबसेट है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि इसका कोई भी दो एलिमेंट ले लो तो वो उसका डिफरेंस जो होता है वो 3 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। इसलिए हमने लिखा क्या, x, y डिफरेंस ऑफ x, y। हमको क्या लिखना चाहिए था, दिस इम्प्लाइज व्हाट, डिफरेंस ऑफ x एंड y इज व्हाट, डिविजिबल बाय 3 ये। और डिफरेंस ऑफ x एंड y इज डिविजिबल बाय 3 है अगर, तो इसका मतलब क्या कि यहाँ हम इसी बात को ऐसे भी लिख सकते थे क्या, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 3, ऐसे ना लिख के हम ऐसा लिख सकते थे, x माइनस वाई, दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 3। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, दिस इम्प्लाइज x, y, सॉरी अब ऑर्डर्ड पेयर टाइप में लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज x, y बिलोंग्स टू व्हाट, रिलेशन R1। आ गया कि नहीं बताइए भाई, x माइनस वाई मतलब ये x और y ऐसा एलिमेंट है जिनका डिफरेंस 3 से क्या हुआ है, डिविजिबल है। तो इसका मतलब यही तो रूल था कि अगर R1 में कैसे ऑर्डर्ड पेयर आते होंगे जिसमें x माइनस वाई डिविजिबल बाय 3 हो जाए, तो वही x, y किसको बिलोंग करते होंगे, रिलेशन को। तो आ तो गया हमारा कि x माइनस वाई डिविजिबल बाय 3 है, तो इसका मतलब x, y बिलोंग करता है किसको, रिलेशन को। लेके क्या चले थे, x, y बिलोंग्स टू रिलेशन, आ गया x, y बिलोंग्स टू रिलेशन 2 लेके चले थे, आ गया रिलेशन 1। दिस इम्प्लाइज व्हाट कि R2 इज द सबसेट ऑफ R1, ठीक। तो आपने देखा R1 को हमने R2 का सबसेट दिखा दिया, R2 को हमने R1 का सबसेट दिखा दिया। दिस इम्प्लाइज व्हाट, R1 इज इक्वल्स टू R2, हेंस प्रूव्ड। कर लीजिए 44 कह रहा है, लेट अ फंक्शन मैप फ्रॉम x टू y। ओके, कोई फंक्शन x से कहाँ मैप कर रहा है, y पे, और कह रहा है कि डिफाइन अ रिलेशन R इन सेट x, ठीक है। ओके, डिफाइन अ रिलेशन R इन सेट x गिवन बाय, ये रहा रिलेशन आपका, ठीक। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आते हैं a, b सच दैट f ऑफ a इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, f ऑफ b, एग्जामिन वेदर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट, ठीक। तो बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए किस तरीके से इजी है, देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमको क्या चेक करना होता है कि फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग्स टू सेट a बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, ठीक। अब देखो जरा एक बार बताओ, क्या f ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ a नहीं होता है, खुद ध्यान दो। किसी फंक्शन में, कोई फंक्शन है जो x से y पे मैप कर रहा है, ठीक। तो अगर इस फंक्शन में a इनपुट दोगे तो आउटपुट मिल रहा है सपोज कुछ भी, लेट अस से a इनपुट देने पे आंसर आ रहा है 2, ठीक। तो फंक्शन में a इनपुट देने पे आंसर 2 ही तो आएगा, इसका मतलब क्या है, f ऑफ a इज इक्वल्स टू व्हाट, f ऑफ a ही तो होता है, ठीक। अब एक बात बताओ कि अगर यहाँ पे देखो, यहाँ डेफिनेशन क्या थी कि f ऑफ a इज इक्वल्स टू, अगर f ऑफ b हो जाए तो a, b किसको बिलोंग करता है, रिलेशन को। तो यहाँ पे भी तो ये कि अगर f ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ a है तो a, b की जगह क्या है, यही तो है। तो इसका मतलब a बिलोंग्स टू व्हाट, रिलेशन। फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग्स टू सेट, कौन सा सेट पर रिलेशन था, x पे। फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग्स टू सेट x, ठीक। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव तो हो गया क्योंकि a, a बिलोंग्स टू रिलेशन आ गया, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक। अब हमको चेक करना है क्या कि ये इसकी सिमेट्री चेक करनी है कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करते हो आप लेके चलते हो a, b बिलोंग्स टू रिलेशन और दिखा क्या देते हो, b, a बिलोंग्स टू रिलेशन। तो देखो हमने क्या किया, हमने भी बोला कि इफ़ a, b बिलोंग्स टू व्हाट, रिलेशन फॉर ऑल स्मॉल a, b बिलोंग्स टू सेट x, क्योंकि रिलेशन किस पे, सेट x पे। तो एक बार बताओ a, b बिलोंग्स टू अगर रिलेशन है तो इसका मतलब क्या है कि ये इस कंडीशन को फॉलो करता होगा, f ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ b। अब मुझे बताओ आप क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, f ऑफ a अगर f ऑफ b के इक्वल है तो f ऑफ b f ऑफ a के भी तो इक्वल होगा, और अगर f ऑफ b f ऑफ a के इक्वल है तो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि b, a बिलोंग्स टू व्हाट, रिलेशन फॉर ऑल b, a बिलोंग्स टू सेट x। बात समझ में, या a, b बिलोंग्स टू सेट, सभी a और b के लिए f ऑफ b इज इक्वल्स टू f ऑफ a आ गया, इसका मतलब b, a बिलोंग्स टू व्हाट, रिलेशन। इसी का उल्टा आ गया, ये देखो ना, इसका उल्टा आ गया। तो क्या था, अगर ऐसा आ जाए तो दिस, दिस बिलोंग्स टू रिलेशन, तो अगर ऐसा आ गया तो दिस, दिस यानी कि b, a बिलोंग्स टू व्हाट, रिलेशन। तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांसिटिविटी, ठीक है, ट्रांसिटिविटी के लिए 3 एलिमेंट आपको चूज करने, a, b, c बिलोंग्स टू सेट x, और लेके क्या चलना है कि a, b बिलोंग्स टू रिलेशन हो जाए और b, c बिलोंग्स टू रिलेशन हो जाए। उसकी हेल्प से a, c बिलोंग्स टू रिलेशन आ जाए, आपको प्रूफ करना होता है। तो हम भी लेके चलते हैं क्या कि लेट a, b या if a, b बिलोंग्स टू रिलेशन एंड b, c बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल a, b, c बिलोंग्स टू सेट x। अब एक बात बताओ,
अगर a कमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, इसका मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया जाता होगा a और b के द्वारा, यानी कि f ऑफ a इज इक्वल टू व्हाट, f ऑफ b, दिस इज इक्वेशन 1। एंड b कमा c बिलोंग्स टू रिलेशन है, इसका मतलब क्या है, f ऑफ b इज इक्वल टू व्हाट, f ऑफ c, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान दें, अगर f ऑफ a f ऑफ b के इक्वल है और f ऑफ b f ऑफ c के इक्वल है, तो f ऑफ a f ऑफ c के भी तो इक्वल होगा, ठीक। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप, क्योंकि ये जो इक्वेशन 2 आप इसको ऐसे भी तो दिखा सकते हो क्या, f ऑफ c इज इक्वल टू व्हाट, f ऑफ b, ठीक। तो ध्यान से चेक करो, अगर आप इसको इक्वेशन 2 देना चाहो तो इसको दे सकते हो। ध्यान से चेक करो, इक्वेशन 2 का भी RHS f ऑफ b है और इक्वेशन 1 का भी RHS f ऑफ b, तो दोनों के RHS सेम है, तो LHS भी क्या होंगे, सेम। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, कि f ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ c। अब एक बार बताओ, f ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ c आ गया, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस कॉमा दिस, यानी कि a कॉमा c बिलोंग्स टू व्हाट, रिलेशन फॉर ऑल a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू सेट x। तो आप लेके क्या चले थे, a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू रिलेशन, आ क्या गया, a कॉमा c बिलोंग्स टू रिलेशन, हेंस इट इज ट्रांजिटिव, ठीक। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यस, दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, कर लीजिए एग्जांपल नंबर 46, 45 हमने छोड़ दिया क्योंकि वो बाइनरी ऑपरेशन पे बेस्ड है। जब बाइनरी ऑपरेशन पढ़ाएंगे तो उसमें कराएंगे। बाइनरी ऑपरेशन साल सिलेबस में नहीं है। 2000 ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 2020 से 2021 वाले बच्चों के लिए। 21 में आपके एग्जाम होंगे, है ना, तो आपके सिलेबस में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब देखो कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ। बच्चों नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन निकालने का तरीका देखिए, ये फॉर्मूला होता है 1 1 फंक्शन का। अब इसको आप समझ लीजिए। देखिए एनसीईआरटी में बहुत ही छोटा सा कोई क्वेश्चन दे देंगे, उसी में टॉपिक कवर कर देंगे। तो टॉपिक क्या है समझ लीजिए पहले, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स हैविंग m and n एलिमेंट्स, ठीक, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं m, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ठीक है, और बी में कितने एलिमेंट हैं n, ठीक, सच दैट कि जो m की वैल्यू लेस देन इक्वल टू व्हाट n। ध्यान दीजिएगा, जो पहले सेट में एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या दूसरे सेट में एलिमेंट्स की संख्या से या तो कम हो या तो उसके क्या हो, इक्वल हो, ठीक। तो दोनों ही कंडीशन है कि m इज लेस देन n हो तब भी चलेगा ये फॉर्मूला, और m इक्वल टू n हो तब भी चलेगा ये फॉर्मूला, ठीक। कह रहा है देन द टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम सेट a टू b, मतलब ये रहा सेट a और ये रहा सेट b। तो सेट a से b पे कितने 1 1 फंक्शन बनेंगे, उनकी संख्या हम इससे निकालते हैं, किससे, NCM इंटू फैक्टोरियल m। बात समझ में तो है एक तरीके से ये परमिटेशन ही, इसको हम सॉल्व करेंगे तो परमिटेशन का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब हम आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखाते हैं। देखिए कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 1 1, हम फिर भी आपको कराएंगे कि क्या कहना चाहते हैं वो क्वेश्चन में। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 1 1 फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ, मतलब क्या कि ये रहा पहला सेट भी ए है और दूसरा सेट भी ए है, तो सेट ए का ए के साथ, मतलब सेट ए का ए के साथ कितने 1 1 फंक्शन बन सकते हैं ये हमको बताना है। तो आंसर है 6 बन सकते हैं। अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूं कैसे 6 बन सकते हैं और फील भी कराऊंगा। उसके लिए पहले मैं यहां पर कुछ डायग्राम बना लेता हूं, ठीक, 1 2 3 और 3 ऐसे और बनेंगे डायग्राम। ध्यान से चेक करिए, ए टू इटसेल्फ, ए का ए के साथ, यानी कि अगर हम बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पहला वाला सेट कितने हैं, 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, और सेट बी खुद ही क्या है ए, तो उसमें भी कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ठीक। तो इस सेट से इस सेट पे कितने 1 1 फंक्शन बनेंगे आपको बताना। अब ध्यान से चेक करो, ये रही m की वैल्यू और ये रही n की वैल्यू, ठीक। पहले सेट में कितने एलिमेंट हैं 3, तो m की वैल्यू 3, और दूसरे सेट में कितने एलिमेंट है 3, यानी कि n की वैल्यू कितनी 3, और कंडीशन क्या थी कि अगर m इज इक्वल टू n हो जाए, चाहे m इज लेस देन n हो जाए, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। यानी कि टोटल, ध्यान दीजिएगा जरा, टोटल नंबर्स ऑफ 1 1 फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू ए, ठीक है, फ्रॉम सेट ए टू ए, ये जो फंक्शन होगा 1 1, ये ए टू ए आप निकाल रहे हो, उनकी संख्या निकाल रहे हो, तो इसको हम कैसे देंगे इस फॉर्मूले से, NCM इंटू फैक्टोरियल m। अब ध्यान देखिए n की जगह भी 3 है और m की जगह भी क्या है 3, और फैक्टोरियल m का मतलब फैक्टोरियल 3, सबकी m और n की वैल्यू क्या है 3। अब आपको क्या NCR का फॉर्मूला पता है, NCR क्या होता था, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, यही होता था। तो इसी तरीके से NCR तो क्या हो जाएगा, ये
3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल और इंटू यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है। ठीक, अब देखिए ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा और आपको वैसे भी पता होना चाहिए क्या कि 3c3 कितना होता है, 1 ही होता है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। आप चेक कर लोगे कि 3 माइनस 3 0, 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1, तो इस पूरे की वैल्यू 1 हो गई इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक, अब देखो 1 इंटू 3 फैक्टोरियल का मतलब पता है आपको, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आंसर क्या आ गया 6, यानी कि टोटल ए से ए पे मैप करने वाले टोटल 6 1 फंक्शन होंगे। ठीक है, आइए आपको फील कराते हैं। आपका आंसर भी आ गया, कहानी खत्म हो गई यहाँ पे। ठीक है, बट आइए आपको फील कराते हैं। देखो 1 मतलब 1 फंक्शन का मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट के लिए दूसरे सेट में एक ही इमेज होनी चाहिए, यानी कि एक एलिमेंट एक से मैप होना चाहिए। तो पहले 1 को आप मैप कराओ 1 से, फिर अगले में आप 1 को कराओ 2 से, फिर अगले में आप कराओ 1 को 3 से। इसी तरीके से फिर आप 2 को कराओ 1 से, नहीं अब कुछ काम करते हैं, एक मिनट देखो जरा। यहाँ पे अब हम 2 को 2 से करा लेते हैं, 3 को 3 से। अब यहाँ पे देखो 2 को हमने 1 से कराया और 3 को हमने 3 से कराया। फिर अगले में हम आए, हमने 2 को 1 से करा दिया और 3 को हमने 2 से करा दिया। ठीक, ये बात हो गई। अब देखो 2 1 से हो चुका है क्या, 2 2 से हो चुका है, हाँ। अब 2 को 3 से फिक्स कर दो, पहले 2 को 3 से फिक्स कर दिया। ठीक, और यहाँ भी 2 को 3 से फिक्स कर दो और यहाँ भी 2 को 3 से फिक्स कर दो। ठीक, अब मैपिंग करो जरा। मान लो हमने यहाँ 1 को 1 से मैप कराया और 3 को 2 से मैप कराया, तो चेक करो ये मैच तो नहीं कर रहा कहीं। 1 1 से 2 3 से और 3 2 से, 2 3 से तो कहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 3 से मैप हो गया। अब 3 मान लो 1 से हो गया और 1 2 से हो गया, तो ऐसा तो नहीं कहीं 3 1 से कर रहा हो। देखो जरा 3 1 से अभी तक तो नहीं कर रहा था, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 को हमने किससे करा दिया यहाँ पे 2 से, और 1 को 1 से। ऐसा तो नहीं कहीं 1 1 से कर रहा हो, 3 2 से कर रहा हो, 1 1 से कर रहा है, 3 2 से कर रहा है, तो ये तो मैच कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या चेंज कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या कर दें, यहाँ पर हम 2 को 3 से मैप करा दें और 3 को 1 से, 1 को 2 से। क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है कहीं, 3 को 1 से, 1 को 2 से, 1 को 2 से वाले में ढूंढो जाके। ये सब आपको करना नहीं है, बस मैं आपको फील करा रहा हूँ। ठीक है, 1 को 2 से, 1 को 2 से और 3 को 1 से और 2 को 3 से, ये भी मैच कर रहा है, एक मैच कर रहा है कहीं। टोटल 6 बनने चाहिए थे ना 1 1, 6 क्यों नहीं बन रहे हैं, कुछ मिस कर रहा हूँ मैं। क्या मिस कर रहा हूँ, आपको दिख रहा हो तो आप करिए। यहाँ पे मान लीजिए हमने 3 को किसके साथ फिक्स कर दिया, अगर हम 3 को 1 के साथ फिक्स कर दें और 2 को 2 के साथ फिक्स कर दें, 3 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ। ठीक है, अब सही है। 3 को 1 के साथ, तो यहाँ पे 3 1 के साथ है और तो कहीं नहीं है 3 1 के साथ, नहीं, और कहीं 3 1 के साथ नहीं है, तो 2 2 के साथ और 1 3 के साथ। ठीक है, तो आप ध्यान से चेक करिए। अब मेरे ख्याल से कोई मैच तो नहीं कर रहा, तो ये एक अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, ये अलग, तो टोटल 6 फंक्शन बने और 6 के 6 फंक्शन बने। ध्यान से करो, ये इससे अलग, क्योंकि यहाँ इनपुट 1 दिया आउटपुट 1, लेकिन यहाँ इनपुट 1 दिया आउटपुट 2, इस तरीके से यहाँ इनपुट 1 दिया आउटपुट क्या मिल गया 3 मिल गया। ठीक है, अब देखो यहाँ भी इनपुट 1 दिया और आउटपुट आपको क्या मिल गया 2 मिल गया। यहाँ इनपुट 1 दिया आउटपुट 1 मिला, इनपुट 2 दिया आउटपुट 3 मिला। और आप ध्यान से करो ये 1 1 है, यानी कि हर एक एलिमेंट एक से ही मैप कर रहा है। तो टोटल कितने 1 1 फंक्शन बने, सेट ए से ए पे टोटल 6 1 1 फंक्शन बने। तो क्या ये आपको एग्जाम में बना के दिखाना है, जवाब है नहीं है, तो मैं आपको फील करा रहा था क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ठीक, तो हमेशा याद रखिएगा, ये तो इत्तेफाक की बात थी अगर आपको यहाँ पे सेट ए दिया हुआ है। ठीक, अगर वो आपको सेट ए में दे देते लेट अस से 1 2 3, ठीक, और सेट बी में आपको दे देते ए बी सी डी। ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करते, पहले सेट में कितने एलिमेंट होते हैं m, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो m इज इक्वल्स टू 3 रखते हैं आप और n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 रखते हैं आप। ठीक, कंडीशन क्या थी कि m की वैल्यू n से क्या होनी चाहिए, छोटी या तो n के इक्वल। तो चेक करो m इज लेस देन n है, तो आप यही वाला फॉर्मूला फिर से लगा लेते हैं, यही वाला। ठीक, और इस बार आपका आंसर क्या आता, इस बार आंसर आता आपका किस तरीके से, देखो NCM, n की जगह कितना रखते हैं हम 4 4CM की जगह 3 इंटू फैक्टोरियल 3। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द टोटल नंबर्स ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी। तो ये मैंने आपको इसलिए डिटेल में बताया बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन चेंज करके आ सकता है। ओके, आपकी बुक में एनसीईआरटी में बोला है कि टोटल नंबर ऑफ परमिटेशंस निकाल लो, यानी कि 3 आइटम का परमिटेशन निकाल लो। टोटल एलिमेंट्स इसमें कितने थे 1 2 3 का परमिटेशन इसलिए उन्होंने बोला है क्योंकि जब हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है, तो 3 आइटम्स का परमिटेशन करने का कितना तरीका होता है 3 फैक्टोरियल, तो आंसर 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 ही आ गया। इसलिए उन्होंने बोला डायरेक्ट क्या
कि 3 आइटम्स को अरेंज करने के जो तरीके होते हैं, ठीक है, वही इसका आंसर है। बट दिस इज़ द रियल थिंग, ये किसी पे भी अप्लाई हो सकता है, तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। कर लीजिए। नंबर 47 लेते हैं। बोल रहा है लेट ए बी द सेट देन शो दैट ए सेट में 3 एलिमेंट है। तो बताओ, एक बात बताओ, ए क्रॉस ए क्या होगा? ये होगा, बनाना आता है, ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना आता है, निकाल के रख लो। कह रहा देन शो दैट द नंबर ऑफ रिलेशंस, अब देखो आप ऐसे पढ़ो, देन शो दैट द नंबर ऑफ रिलेशंस इज 3, ऐसे करके पढ़ो पहले। यानी कि टोटल आपको कितने रिलेशंस दिखाने हैं? 3। और ये रिलेशंस कैसे दिखाने हैं, उनकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? ये बीच में लिखा हुआ है, कंटेनिंग 1,2 एंड 2,3 विच आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। मतलब ऐसे रिलेशन बनाने हैं जिसमें पक्का 1,2 आता हो और 2,3 भी आता हो, जो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होने चाहिए, ठीक। तो ऐसे कितने रिलेशन हैं? टोटल 3। तो देखो आपको पता है क्या कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, तो यहीं से एलिमेंट निकाल के आप रिलेशन बनाना शुरू करोगे, ठीक। तो सबसे पहले हम रिलेशन 1 बनाते हैं। रिलेशन 1 अगर हम बनाएंगे तो उसमें शर्त क्या है? उसमें शर्त ये है कि 1,2 तो हर बार आना चाहिए, 1,2 और 2,3 तो आना चाहिए इसमें। तो हमने क्या किया, 1,2 और 2,3 तो हमने इसमें डाल दिया, सही है। लेकिन अब हमको ये जो रिलेशन बनाने हैं, टोटल 3 रिलेशन ऐसे लाने हैं जो रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक ना हो। तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1,1, 2,2 और 3,3 इसमें होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो ये हो गया, ठीक। अभी चेक करना पड़ेगा एक बार, ये रिफ्लेक्सिव है, हाँ ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेट्स विद ए, ठीक है। हर एक एलिमेंट सेट ए का, ए में कितने एलिमेंट है? 1, 2, 3 3 एलिमेंट, और हर एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहा है, ठीक है। अब चेक करते हैं कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए ये रिफ्लेक्सिव वाले एलिमेंट्स को हम नहीं चेक करते, हमने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि अगर ए, बी बिलोंग्स टू रिलेशन और बी, सी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ए, सी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। ध्यान चेक करिए, 1,2 बिलोंग कर रहा है, 2,3 बिलोंग कर रहा है, और 1,3 क्या बिलोंग कर रहा है? अभी तो नहीं कर रहा है, तो इसमें आपको 1,3 डालना पड़ेगा। बस समझ में, इसमें आपको 1,3 डालना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट रिलेशन बना, ये फर्स्ट रिलेशन बना, जिसकी विशेषता क्या है? जिसकी विशेषता है कि ये 1,2 और 2,3 दोनों को कंटेन कर रहा है, और रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है, बट नॉट ट्रांजिटिव। सॉरी, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है का मतलब क्या है कि अगर देखो 1,2 आ रहा है तो 2,1 इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये बना R1। अब R2 बनाते हैं, ठीक है। देखो R2 बनाने के लिए और एक चीज़ देखिएगा, ये जो R1 बनाया दिस इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो क्या क्या कवर हो चुका है ए क्रॉस ए से? ये हम ले चुके हैं, 1,1 ले चुके हैं हम, 2,2 ले चुके हैं हम, 3,3 ले चुके हैं, 1,2 भी ले चुके हैं हम, और 2,3 भी ले चुके हैं हम, ठीक है, और 1,3 भी ले चुके हैं हम। अब बचा क्या क्या? देखो बचा आपके पास, जहाँ मैंने लाइन नहीं लगाई है, 2,1 बचा, 3,1 बचा, 3,2 बचा, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करिए, इस रिलेशन में अगर हम एक और एलिमेंट को इनवाइट कर लें 2,1 को, तो क्या होता है? ध्यान से चेक करिए, 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 2,3 और 1,3, और एक और एलिमेंट को हमने इसमें इनवाइट किया, दैट इज व्हाट, 2,1। कहाँ से? ए क्रॉस ए से हमने R1 में हमने एक और एलिमेंट ऐड किया, दैट इज 2,1। तो हमने क्या किया, वी एडेड वन मोर एलिमेंट का नाम क्या है? 2,1, और कहाँ ऐड किया? टू रिलेशन R1 में ऐड किया, तो हमको R2 मिला। अब R2 हम चेक करते हैं, क्या R2 इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है? 1,2, 2,3 आ रहा है, यस, क्योंकि R1 से ही हमने R2 बनाया था, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान से चेक करिए, 1,2 और 2,3 आ रहा है, 1,2, 2,3 आ रहा है। अब क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस, क्योंकि 1,1, 2,2, 3,3 इसमें आ रहा है। क्या ये ट्रांजिटिव है? चेक करो, क्या ये ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव के लिए हम रिफ्लेक्सिव वाले एलिमेंट्स को नहीं चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो 1,2 आ रहा है, 2,3 आ रहा है, तो क्या 1,3 आ रहा है? हाँ आ रहा है, ठीक। अब देखो 2,3 आ रहा है, क्या 3 से कुछ और स्टार्ट हो रहा है? तो ध्यान चेक करिए, हाँ स्टार्ट हो रहा है, 2,3 आ रहा है। अब 3 पे एंड है, 3 से क्या स्टार्ट हो रहा है? 3,3, ठीक। तो 3 को 3 से हटा देंगे, क्या 2,3 इसमें आ रहा है? हाँ आ रहा है, ठीक। अब आगे बढ़ो, 1,3 आ रहा है इसमें, यहाँ 3 से एंड हो रहा है, क्या 3 से कुछ स्टार्ट हो रहा है? हाँ 3,3, तो 3 को 3 से हटा देंगे, क्या 1,3 इसमें आ रहा है? हाँ यही तो है। अब देखो 2,1 के साथ क्या 1 से कुछ स्टार्ट हो रहा है? हाँ यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 1,1, ठीक। तो 1 को 1 से हटाएंगे, क्या 2,1 इसमें आ रहा है? हाँ यही है, ठीक। तो आप चेक कर लो, ये ट्रांजिटिव जिन बच्चों को चेक करना आता होगा वही तो चेक कर पाएंगे ना, पता लगा डायरेक्ट मिसलेनियस कर रहे हो, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव भी है। क्या ये सिमेट्रिक है? ये सिमेट्रिक नहीं है, ध्यान से चेक करो, सिमेट्रिक क्यों नहीं है?
ये सिमेट्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि 1,2 आ रहा है बट 2,1 भी आ रहा है 1,3 आ रहा है बट 3,1 इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं है। चलो ये दूसरा रिलेशन है। अब तीसरा रिलेशन R3। अब हमने क्या किया, इस R2 में इस R2 में कह रहा हूँ, इस R1 में हमने क्या किया, हमने एक और एलिमेंट इनवाइट किया 3,2। इस बार हम किसको इनवाइट करने आ रहे हैं, पहले हमने इसको इनवाइट किया था, अब हम इसको इनवाइट कर रहे हैं जिस पर हमने डबल स्टार लगाया हुआ है। ठीक, 3,2 को अगर हम ऐड करें किसमें, R1 में, कोशिश करते हैं। इफ़ वी ऐड 3,2 टू रिलेशन R1 तो देखते हैं क्या होता है। एक रिलेशन R3 बनेगा हमारे पास 1,1 2,2 3,3 1,2 2,3। ये तो पहले से ही था और अभी हमने ऐड क्या किया है, हमने ऐड किया है 3,2। अब ध्यान से चेक करिए क्या कि 3,2 ऐड करने से कहीं ये कंडीशंस को फेल तो नहीं कर गया। ठीक है, तो 1,2 और 2,3 तो इसमें आ रहे हैं, अभी भी 1,2 2,3 इसमें आ रहे हैं। ठीक है, और ये रिफ्लेक्सिव भी है 1,1 2,2 3,3 इसमें आ रहे हैं। अब चेक करते हैं क्या ये ट्रांजिटिव है। तो देखो अगर 1,2 आ रहा है, ठीक है, 2 से क्या स्टार्ट हुआ है 2,3, तो 1,2 आ रहा है, 2,3 आ रहा है, तो 2 से 2 हटाएंगे 1,3 आ रहा है, हाँ आ रहा है। अब देखो 2,3 आ रहा है, क्या 3 से कुछ स्टार्ट हुआ है, यस 3,2, तो क्या 3 से 3 हटाओ, क्या 2,2 आ रहा है, हाँ आ रहा है। ठीक, अब ये 1,3 और यहाँ पे 3,2, 3 से 3 हटाओ, क्या 1,2 आ रहा है, हाँ आ रहा है। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव भी है। क्या ये सिमेट्रिक है, नहीं ये सिमेट्रिक नहीं है। कैसे सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2,3 आ रहा है बट यहाँ पे 3,2 भी आ रहा है, 1,3 आ रहा है बट यहाँ 3,1 नहीं आ रहा है, यहाँ 3,1 नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। तो ये 3 रिलेशन है। अब देखो, अब आपके पास एक काम करते हैं, अब आपके पास बचा क्या है, ध्यान से चेक करिए। अब आपके पास एक ही एलिमेंट बचा है क्या, 3,1। ठीक, तो पहले तो हम एक काम करते हैं क्या कि अगर हम R1 में तो R1 को कॉपी कर लो, 1,1 2,2 3,3 1,2 2,3 और 1,3। अगर हम R1 में ये दोनों ही एलिमेंट जोड़ दें, मतलब ऐड कर दें एक साथ, 2,1 ऐड कर दें और इसी टाइम अगर हम 3,2 भी ऐड कर दें, क्योंकि हमने एक बार ऐड किया था ना, पहली बार हमने 2,1 ऐड किया था, दूसरी बार में हमने 3,2 ऐड किया था। अगर हम दोनों को ही एक साथ ऐड कर दें तब देखें क्या होता है। ठीक है, तो देखो ये रिफ्लेक्सिव तो है और क्या ये ट्रांजिटिव है। देखो सीधे बताऊँ, सीधे 2,3 आ गया, 3,2 आ गया, तो ये नॉट, ये सिमेट्रिक हो गया और हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था नॉट सिमेट्रिक। ठीक, तो आप ऐसा कोई रिलेशन नहीं बना सकते हो। इसलिए हम यहाँ पर आपकी बुक में एक लाइन लिखी हुई है कि वी डू नॉट ऐड क्या क्या ऐड किया था हमने, 2,1 3,2 2,1 एंड 3,2। और एक और बुक में आपके बात लिखी हुई है क्या कि वी डू नॉट ऐड 3,1। ठीक है, वी डू नॉट ऐड 2,1 एंड 3,2, मतलब 2,1 3,2 को साथ साथ हम नहीं एक ही साथ R1 में ऐड कर सकते और ना ही 3,1 को। 3,1 को क्यों नहीं कर सकते वो हम यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि ऐसा करने से सिमेट्रिक हो गया था और हमको नॉट सिमेट्रिक मांगा था। तो अगर हम R1 में देखो, आप 3,1 भी रिलेशन R1 में नहीं ऐड कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, अगर आपने 3,1 इस R1 में ऐड कर दिया, ठीक है, तो ध्यान से चेक करो, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट अगर आप लो तो देखो 2,3 है और 3,1 है। ठीक, तो 2,1 इसमें नहीं है, ध्यान चेक करो, 2,1 इसमें नहीं। और अगर तुमने 2,1 ऐड कर दिया यहाँ, ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव तो हो जाएगा बट सिमेट्रिक नहीं होगा। कैसे सिमेट्रिक नहीं होगा, अगर तुमने 2,1 यहाँ ऐड कर दिया तो ये और डिस्टर्ब होता चलेगा। इसकी ट्रांजिटिविटी को मेंटेन करने के लिए तुम्हें इसमें और एलिमेंट ऐड करने होंगे जिससे ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। और सिमेट्रिक हमको नहीं चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर हम 3,1 ले लें और 1,2 ले लें, देखो 3,1 इस टाइम आ रहा है इसमें और 1,2 भी आ रहा है। ठीक, अब देखो 1 से 1 हटेगा तो 3,2 तो नहीं आ रहा है ना इसमें, 3,2 तो नहीं आ रहा है, ध्यान से चेक करो। तो ये ट्रांजिटिव कहाँ होगा, 3,1 के ऐड करने से तुम 2,1 को इन्वाइट भी कर लिया तुमने, फिर भी ट्रांजिटिव नहीं है। और अगर अभी भी तुम इसको ट्रांजिटिव कराना चाहते हो तो 3,2 भी ऐड करना पड़ेगा, यहाँ 3,2 भी ऐड करना पड़ेगा। और जैसे ही तुमने यहाँ 3,2 ऐड कर दिया तो ये ट्रांजिटिव तो हो गया, मैं मना नहीं कर रहा हूँ भाई, ये सिमेट्रिक भी हो गया। कैसे सिमेट्रिक हो गया, 1,2 आ रहा है तो 2,1 आ रहा है, 3,1 आ रहा है तो 1,3 आ रहा है, 2,3 आ रहा है तो 3,2 भी यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरीके से आप 3,1 को भी इसमें ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से
इसकी ट्रांसिटिविटी को मेंटेन करने के लिए आपको इसमें और एलिमेंट्स ऐड करने होंगे जिससे कि ये सिमेट्रिक नहीं होगा, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। इसलिए केवल 3 ही सेट R1 R2 R3 पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हमने आपको करके दिखाया और लास्ट में आपको लिखना है कि 2,1 3,2 साथ में नहीं ऐड कर सकते हो और सिंगली आप केवल एक एलिमेंट 3,1 इसमें ऐड नहीं कर सकते। ओके, कर लीजिए। 48 कह रहा है शो दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सोल्यूशन इन द सेट, ये रहा सेट आपके पास जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो इस सेट को मैंने ए नाम दिया और ए क्रॉस ए यहाँ पे निकाल लिया मैंने। ठीक, कह रहा है कंटेनिंग 1,2 एंड 2,1 इज 2, मतलब आप ऐसे पढ़ो शो दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सोल्यूशन इज 2। ठीक, तो इस सेट पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सोल्यूशन कितने हैं? केवल 2 हैं। मतलब ऐसे रिलेशंस जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उनकी संख्या कितनी है? 2। शर्त क्या है कि उन रिलेशंस में 1,2 और 2,1 आना चाहिए। ठीक, तो एक रिलेशन अगर हम बनाएं यहाँ पर, सबसे छोटा रिलेशन बनाते हैं जो इक्विवेलेंट रिलेशन हो। कौन सा सेट पे? ए पे। तो ये जो रिलेशन हम बना रहे हैं R1, ये सबसेट होना चाहिए किसका? A क्रॉस A का। सही है, तो बनाते हैं। अब सबसे पहले कंडीशन फुलफिल करा देते हैं कि 1,2 और 2,1 तो इसमें हो गई, ये कंडीशन है। ठीक, अब इस रिलेशन R1 को हमको इक्विवेलेंस बनाना है। इसके लिए ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, यानी कि 1,1 होना चाहिए इसमें, 2,2 होना चाहिए इसमें, 3,3 होना चाहिए। अब ध्यान चेक करो, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी। आप चेक कर सकते हो सिमेट्रिक कैसे? 1,2 है तो 2,1 है। ठीक, और ट्रांजिटिव कैसे? 1,2 है और 2,1 है, तो 2 से 2 को हटाओ, 1,1 यहाँ पे है, तो ये इक्विवेलेंस है। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, अब ध्यान से चेक करो, ये R1 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A होता है, यानी कि A क्रॉस A के एलिमेंट को ही निकाल के हमने ये तैयार किया है। ध्यान से चेक करो, ये सारे एलिमेंट्स कहाँ से हैं? A क्रॉस A से हैं। अब क्या क्या कवर हो गया? 1,1 कवर हो गया, 2,2 3,3 कवर हो गया, 1,2 कवर हो गया और 2,1 कवर हो गया। क्या क्या बचा? 1,3 बचा, 3,1 3,2 2,3। ओके, तो लेट अस से हम इस सेट R1 में लेट अस से वी एट 2,3 मान लो ये जो 4 एलिमेंट्स आपके पास बचे हैं, ये स्टार वाले 2,3 1,3 3,2 और अरे आपकी मर्जी, आप चाहें 2,3 को ऐड कर लो, आप चाहें 3,2 को ऐड कर लो, चाहे 2,3 को ऐड कर लो, आप चाहें 1,3 को, जिससे करना हो ऐसे कर लो। तो सपोज मैंने इसमें 2,3 ऐड किया, किसमें? रिलेशन R1 में। तो आइए ऐड करते हैं। तो 1,1 2,2 3,3 1,2 2,1, इसमें जैसे ही हमने ऐड किया क्या? 2,3। ठीक है, तो 2,3 अगर हमने ऐड किया तो इस रिलेशन R2 को, अब इसका नाम R2 हो गया, R2 को अब सिमेट्रिक बनाने के लिए हमें इसमें 3,2 भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि चेक करो 2,3 आ रहा है तो भाई 3,2 ऐड करना पड़ेगा। ठीक, तो हमें फोर्सफुली इसमें 3,2 ऐड करना पड़ा। अब ध्यान से चेक करो, जैसे ही आपने 2,3 और उसकी हेल्प से 3,2 को ऐड किया, तो अब आपको इसकी ट्रांसिटिविटी डिस्टर्ब हो गई। पता है कैसे इसकी ट्रांसिटिविटी डिस्टर्ब हो गई? कहीं से तो डिस्टर्ब हुई होगी, चेक करो कहाँ से डिस्टर्ब हुई। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 2,3 है, 3,2 है, इसकी ट्रांसिटिविटी कैसे डिस्टर्ब हुई? लेते हैं, यहीं कहीं से डिस्टर्ब हुई होगी। जैसे ये मान लो ले लिया हमने 3,3 ले लिया और 3,2 ले लिया, 3 से 3 गया, 3,2 इसमें आ रहा है, हाँ आ रहा है। ठीक, और कैसे कर सकते हैं? इससे कर सकते हैं, 3,2 लिया। ठीक, अब 2 से कोई स्टार्ट हो रहा है, हाँ ये स्टार्ट हो रहा है, तो 2,1 लिया। 3,2 बिलोंग्स टू रिलेशन है, 2,1 बिलोंग्स टू रिलेशन है, बट 3,1 बिलोंग्स टू रिलेशन नहीं है। बात समझ में? तो ट्रांजिटिव तो नहीं हो पा रहा है, इसके लिए आपको 3,1 ऐड करना पड़ेगा, और जैसे ही 3,1 ऐड करोगे आपको इसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए 1,3 भी ऐड करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो ये पूरा फंडा है। और ऐसा करते करते गलती से आपने 2,3 को इसमें ऐड क्या किया, आपकी मजबूरी होगी 3,2 ऐड करने की, फिर आपकी मजबूरी होगी इसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए 3,1 ऐड करने की, फिर इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए आपकी मजबूरी होगी 1,3 ऐड करने की। तो आपने क्या देखा, 2,3 को ऐड करते ही मजबूरी में आपको 3,2 भी ऐड करना पड़ा, उसके बाद आपकी मजबूरी होगी आपको 3,1 भी करना पड़ा, उसके बाद आपको 1,3 भी करना पड़ा। तो ये तो सारे एलिमेंट कवर हो गए, यानी कि जो दूसरा रिलेशन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, किसको, कि 1,2 और 2,1 आता हो, और साथ में वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी वो खुद ही क्या है, A क्रॉस A, जो कि क्या है, बिगेस्ट रिलेशन है। इससे बड़ा रिलेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि जो रिलेशन होता है वो A क्रॉस A का सबसेट होता है। तो ये जो R2 है वो खुद ही A क्रॉस A है, और A क्रॉस A इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A, क्योंकि कोई भी रिलेशन A क्रॉस A का सबसेट होता है, तो कोई भी
जो ए क्रॉस ए का हो, ए क्रॉस ए का सबसेट तो होगा ना पक्का। तो यहाँ पे केवल आपके पास दो ही रिलेशन पॉसिबल है, एक तो R1 और दूसरा बिगेस्ट रिलेशन कौन है, R2, जो खुद ही क्या है, ए क्रॉस ए है, जिसको हम यूनिवर्सल रिलेशन भी बोल सकते हैं। आपकी बुक में इसके लिए शब्द यूज़ किया गया है, यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, कर लीजिए। और 50 बच्चों वाला है क्वेश्चन ये, बस इतना बड़ा बड़ा ये लिखा हुआ है तो आपको परेशान कर रहा होगा। कंसीडर द आइडेंटिटी फंक्शन, एक आइडेंटिटी फंक्शन है जो नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट पे मैप कर रहा है। आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर हम उसको इनपुट x दें तो आउटपुट भी क्या आता है, x, ठीक है। तो बस जो इनपुट दोगे वही आउटपुट आ जाएगा। ये आइडेंटिटी फंक्शन है, आपको पहले भी पता है। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा कि शो दैट ऑल्दो in इज ऑन्टो, ठीक है, in इज ऑन्टो। देखो in क्या ऑन्टो होगा, ऑन्टो पता है ना क्या, कि ये रही डोमेन और ये रही कोडोमेन। कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए अगर डोमेन में एक प्री इमेज अवेलेबल होती है तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑन्टो फंक्शन। तो देखो in ऑन्टो का मतलब है कि इधर भी in है, सॉरी इधर भी in है कह रहा हूँ। देखो ये जो in है ये कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट n, यानी कि नेचुरल नंबर्स के सेट से नेचुरल नंबर के सेट पे। 1 इनपुट दोगे 1 आउटपुट आएगा, 2 इनपुट दोगे 2 आउटपुट आएगा, 3 इनपुट दोगे जो इनपुट दोगे वही आउटपुट आ जाएगा, x इनपुट दोगे x आ जाएगा, x बिलोंग्स टू व्हाट, नेचुरल नंबर। तो 1 दोगे 1 आएगा, 2 दोगे 2 आएगा। इस तरीके से आप क्लियरली इसको देख रहे हो, ये क्या है, ऑन्टो है, ठीक। तो in तो क्या है, ऑन्टो है, ये in है जो n से n पे मैप कर रहा है, ये तो ऑन्टो है। क्यों, क्योंकि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू द कोडोमेन, y बिलोंग्स टू कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन। हर एक एलिमेंट जो कि कोडोमेन में है उसके लिए डोमेन में एक प्री इमेज अवेलेबल है, इसलिए in तो क्या है आपका ऑन्टो है। तो कह रहा है, उसने बोला भी कि ऑल्दो in इज ऑन्टो, हमको पता है आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा ऑन्टो होता है। कह रहा है कि बट द फंक्शन दिस in प्लस in, मतलब समझो दो फंक्शंस को ऐड कर दिया गया है, in को in के साथ दो आइडेंटिटी फंक्शन को ऐड करके एक नया फंक्शन आया है। फील करिएगा, दो आइडेंटिटी फंक्शन को ऐड करके एक नया फंक्शन है। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, देखो अगर स्टूडेंट्स दो फंक्शन को ऐड किया गया है कभी भी, ठीक, तो दो फंक्शन को ऐड करने पर भी एक फंक्शन आता होगा, और ये जो फंक्शन आता होगा इसकी डोमेन, इन दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन होता होगा। सुन लो भाई, दो फंक्शन को जब आप ऐड करोगे ना तो उसके इनपुट आप वही दे सकते हो जो इनपुट इसमें भी होते हो और इसमें भी होते हो। तो इसके इनपुट भी नेचुरल नंबर थे, इसके इनपुट भी नेचुरल नंबर थे, इसलिए दोनों का एडिशन करने पर जो एक नया फंक्शन आएगा, in प्लस in, जो नया फंक्शन आएगा, ये पूरा फंक्शन है और ये रहा इसका इनपुट। तो हम इसको पढ़ेंगे दिस ऑफ x, यानी कि in प्लस in ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या आता है, आंसर क्या आता है इनका, in ऑफ x प्लस in ऑफ x आता है, मतलब in ऑफ x प्लस in ऑफ x, ये डेफिनेशन है। अब in ऑफ x कितना था, x, और in ऑफ x कितना था, x, यानी कि क्या आता है 2x। यानी मोटी मोटी बात सुनो, मोटी बात ये है कि जब दो फंक्शंस को ऐड किया हमने तो इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन भी, मतलब इसमें इनपुट आता है x दोगे, इन दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन, ठीक। तो इसका जो आउटपुट आता है वो 2x आता है, ये आता है, ठीक। अब सुनो, ये जो फंक्शन है in प्लस in मैप कहाँ से कहाँ कर रहा है, चेक करो, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे। अब ध्यान से चेक करिएगा क्या कि x बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक। तो आप क्लियरली चेक करिए, अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे डालते जाओ, ये इसके आउटपुट हैं इस फंक्शन में। अगर हम ध्यान चेक करिएगा, in प्लस in में अगर हम x की जगह 1 रखें तो आंसर क्या आएगा, 2 1 2, यानी कि 1 मैप करेगा किससे, 2 से, ठीक। अगर हम n की वैल्यू 2 रखें, सॉरी x की वैल्यू 2 रखें, 2 2 4, 2 मैप करेगा किससे, 4 से। 3 रखें, 3 मैप करेगा 6 से। तो आप क्लियरली चेक करो कि इवन, सभी इवन नेचुरल नंबर तो मैप हो जाएंगे, बट यहाँ पे जो ऑड होंगे छूट जाएंगे। 1 की कोई प्री इमेज नहीं है, 3 की कोई प्री इमेज नहीं है, 5 की कोई प्री इमेज नहीं है, बात समझ में। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल दे देंगे और काउंटर कर देंगे, जैसे कि आपकी बुक काउंटर करने का मतलब एग्जांपल देके इसको हम प्रूफ कर देंगे कि ऑन्टो नहीं है। तो एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं जो आपकी बुक में लिया है कि फॉर 3 बिलोंग्स टू व्हाट, कोडोमेन ऑफ in प्लस in ऑफ x, मतलब इस फंक्शन की कोडोमेन को कौन बिलोंग करता है, 3, बट 3 की कोई भी प्री इमेज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो फॉर 3 बिलोंग्स टू द कोडोमेन ऑफ दिस, देयर इज नो प्री इमेज इन डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या है, in प्लस in ऑफ x, हेंस इट इज नॉट ऑन्टो, इसलिए ऑन्टो नहीं है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। देखते हैं लास्ट एग्जांपल 51, कह रहा है कंसीडर फंक्शन f मैप्स फ्रॉम 0 क्लोज इंटरवल 0 π/2 टू द सेट ऑफ
रियल नंबर गिवन बाय फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। मतलब मोटी मोटी बात ये है कि जो साइन फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है, क्लोज इंटरवल 0 से π/2 टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक, तो ये अब आप ध्यान से चेक करिए, ये हमने साइन एक्स का ग्राफ बनाया। कुछ बच्चे इसको दिल पे ले लेंगे, समझाने के लिए ग्राफ बनाया, आपको एग्जाम में नहीं बनाना है। ठीक है, जैसे आपकी बुक में सॉल्यूशन किया, बहुत शॉर्ट में किया, तो मैं आपको समझाने के लिए ग्राफ बना रहा हूँ। अब देखो जरा, ये π/2 है, तो ये पॉइंट भी इसके नीचे ध्यान से चेक करिएगा। एक हम अगर ऐसे लाइन ड्रॉ कर लें हैं, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी क्या होगा π/2। ये हमने कॉस का ग्राफ बनाया है, पूरा नहीं बनाया है, थोड़ा थोड़ा बनाया है। सबको पता है कॉस का ग्राफ ऐसे जाके π/2 पे 0 हो जाता है, साइन का 0 से स्टार्ट होता है और π/2 पे कितना हो जाता है 1, तो ये रही इसकी वैल्यू 1। ठीक, और कॉस 0 ही 1 हो जाता है, सबको पता है। और ये जो ग्राफ है, ध्यान से सुन लो मेरी बात, अगर एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है, अगर एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है, जैसे कि यहाँ इस क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स है, और जी ऑफ एक्स क्या है, कॉस एक्स है, तो सुनो, दो फंक्शन का जो एडिशन होता है ना स्टूडेंट्स, वो भी एक फंक्शन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई कि दो फंक्शन का एडिशन भी एक फंक्शन होता है। तो दो फंक्शन को जोड़ा जाएगा और तो उसका ग्राफ ऐसे आएगा। ये देखो, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ग्राफ बच्चों ना तो कॉस एक्स जैसा होता है ना तो साइन एक्स जैसा होता है, वो ऐसा होता है। ठीक है ना, तो ये उस ग्राफ का कुछ पैटर्न है। अजीब सी बात है, वो 1 को भी पार कर जा रहा है ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ग्राफ। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी एक नया फंक्शन है, वो नया ही फंक्शन है, और उसमें ना तो साइन एक्स की प्रॉपर्टी होगी ना तो कॉस एक्स, कोई नई प्रॉपर्टी होगी, इसलिए उसका ग्राफ भी कैसा है, एक नया पैटर्न का है। ठीक है, अब ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से चेक करिए। सबसे पहले हम लेते हैं साइन एक्स का ग्राफ। ठीक, ये रहा आपका कॉस एक्स, ये रहा साइन एक्स, और ये रहा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो साइन एक्स के ग्राफ में आपका जो डोमेन है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स, यानी कि यहाँ पे एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन। तो साइन मैप कर रहा है कहाँ, 0 से π/2 क्लोज इंटरवल टू रियल नंबर, यानी कि इसके इनपुट 0 से π/2 होंगे। तो आपको बात करनी है क्या, 0 इंक्लूडिंग करना है आपको, 0 इंक्लूड 0 से लेके π/2 के बीच में। अब आप ध्यान से करो, 0 से π/2 के बीच में आप कुछ भी इनपुट दो, जैसे यहाँ से हमने एक एलिमेंट लिया x1 और यहाँ से हमने एक एलिमेंट लिया x2। ठीक है, तो x1 पे वैल्यू इतनी आ रही है और x2 पे इतनी आ रही है, यानी कि कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट अगर आप इसकी डोमेन से ले लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं होगी, फंक्शन की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो यही आपकी बुक में लिखा हुआ है क्या, कि फॉर टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट x1, x2 बिलोंग्स टू द डोमेन। और चेक करो, जो साइन का डोमेन है वही आपका यहाँ कॉस का डोमेन है। कॉस क्या है, जी ऑफ एक्स से दिखाया, और जी का डोमेन क्या है, 0 से π/2 क्लोज इंटरवल, यानी कि साइन और कॉस का डोमेन क्या है, सेम। तो 0 से लेके π/2 तक आपको कॉस में भी बात करनी है। अगर आप यहाँ से भी कोई एलिमेंट ले लो x1 और x2 कॉस की डोमेन से, तो x1 पे ये अलग वैल्यू आएगी फंक्शन की, x2 पे अलग। आप यहाँ से कोई भी ऐसा x नहीं ढूंढ सकते हैं जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट उठाओगे अगर आप, कहाँ से, डोमेन से, किसकी डोमेन से, चाहे साइन की डोमेन से उठाओ चाहे कॉस की डोमेन से उठाओ, कभी भी फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं आएगी। इसलिए ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन अगर हम केवल साइन एक्स की बात करें या हम केवल अगर कॉस एक्स की बात करें, तो ये दोनों ही फंक्शन क्या है, 1 1 है। एक इनपुट पे एक ही आउटपुट मिल रहा है आपको। तो फॉर बस समझो, जैसे ये डोमेन है और ये को डोमेन है, तो हर डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए आपको को डोमेन में एक डिस्टिंक्ट इमेज मिलेगी। ठीक है, बात समझ में आई। तो यही आपकी बुक में लिखा है, फॉर टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x1, x2 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, मींस डोमेन ऑफ साइन या कॉस, आप कुछ भी बोलो, साइन ऑफ x1 इज नॉट इक्वल्स टू साइन ऑफ x2। आपने देख लिया ना, ये रहा आपका साइन ऑफ x1, ये रहा आपका साइन ऑफ x2। यहाँ कहीं ये वैल्यू जो है, ये क्या है, साइन ऑफ x1, और ये जो वैल्यू ये क्या है, आपका साइन ऑफ x2। इसी तरीके से cos ऑफ x1 इज नॉट इक्वल्स टू cos ऑफ x2। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये दोनों तो 1 1 है। बट उसने क्या बोला कि बट f प्लस जी इज नॉट 1 1। f क्या था, f प्लस जी की बात कर रहे हैं वो, तो f क्या था, साइन एक्स, और g क्या था, cos x। तो इन दोनों का जो सम आया है वो आपका 1 1 नहीं, ये आपको दिखाना है। तो ध्यान से आप चेक करिए, इस ग्राफ को पहले तो चेक करो। ठीक, ये जो ग्राफ है इसकी हम डोमेन लेते हैं, ये ग्राफ किसका है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का। ठीक, तो इसकी जो डोमेन है 0 से लेके π/2 के बीच में हमको बात करनी है। ठीक है, तो आप ध्यान से चेक करिए, 0 पे भी इसकी वैल्यू कितनी, 1, और π/2 पे भी इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 है। ध्यान से करो, π/2 पे भी इसकी वैल्यू 1 है और 0 पे भी इसकी वैल्यू कितनी, 1 है। यानी कि कुछ ऐसी स्थिति आ जाएगी क्या, ध्यान से करिए कि 0 पे भी वैल्यू 1 और π/2 पे भी वैल्यू 1, किसकी, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स की, यानी कि एफ प्लस जी की, क्योंकि एफ प्लस जी एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स ही होता है। ठीक है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये कैसे कर दिया, अरे यार एफ प्लस जी ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, इसलिए हमने यहाँ एफ ऑफ एक्स लिखा और यहाँ जी ऑफ एक्स लिखा है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अच्छा, तो
आप देख रहे हो तो मैनी वन हो गया, और जो मैनी वन होता है वो 1 1 नहीं हो सकता। फिर भी आपको एग्जाम में ग्राफ तो बनाना नहीं है, तो मैंने आपको फील कराने के लिए बताया है, ठीक। अब एग्जाम में कैसे करोगे, जैसे आपकी बुक में किया हुआ है आप वैसे कर लीजिएगा। क्या कि जब हमने f प्लस जी ऑफ 0 किया, मतलब जब हमने x की वैल्यू क्या ली 0, और 0 किसको बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल 0 से π/2, तो f प्लस जी ऑफ 0 का मतलब क्या होगा, f ऑफ 0 और प्लस g ऑफ 0। f ऑफ 0 का मतलब साइन ऑफ 0 और प्लस g ऑफ 0 मतलब कॉस ऑफ 0। साइन 0 कितना होता है 0 और कॉस 0 कितना होता है 1, तो ये आ गया 1, यानी कि f प्लस जी ऑफ 0 कितना आया 1 आया। और इसी तरीके से अगर हम क्या निकालें, f प्लस जी ऑफ π/2 अगर हम निकाल लें, तो इसका मतलब क्या होगा f ऑफ π/2 और प्लस g ऑफ π/2, तो f ऑफ π/2 मतलब साइन π/2 और प्लस g π/2 मतलब cos π/2, और साइन π/2 कितना होता है 1 और cos π/2 कितना होता है 0, फिर से आ गया 1। तो ध्यान से करो, इस f प्लस जी में जब तुमने इनपुट π/2 दिया तो 1 आता है, ठीक। और जब इस f प्लस जी में तुमने इनपुट 0 दिया तब भी क्या आता है 1 आता है। तो भैया f प्लस जी जो है वो मैनी 1 हो गया, वो 1 1 कहाँ रहा, तो हैंस f प्लस जी इज नॉट 1 1। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपके मिसलेनियस के एग्जाम्पल हमने यहाँ कंप्लीट कर दिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो कि है मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 1, जिसमें कि आपने देखा कि हमने बाइनरी ऑपरेशन के क्वेश्चंस नहीं किए क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। तो हम मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी बाइनरी ऑपरेशन क्वेश्चन नहीं करेंगे। जब हम बाइनरी ऑपरेशन पढ़ाएंगे इसके बाद तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।